आप सबका स्वागत है नए एपिसोड में। एक टीम ऐसी है जो फाइनल तक पहुंचती है और फिर कुछ नहीं कर पाती, जो कि है पंजाब किंग्स। दूसरी साइड जो टीम है, ये टीम के फैंस आपको सब जगह देखने को मिलेंगे। तो आरसीबी के फैन हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ कि पंजाब से हमारे साथ लविश मेहरा जुड़े हैं, और आरसीबी के साइड से हमारे साथ मंत्रा पंड्या जुड़े हैं। तो ये एक एक आज एक तरीके से देखा तो ये फिनाले एपिसोड है प्री ऑक्शन एनालिसिस का, क्योंकि जब ये आप देख रहे हैं तभी आज ही शाम को सीएसके का एपिसोड आएगा। तो मेरे लिए डबल खुशी की बात है कि मैं आज ही लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका। पोस्ट ऑक्शन जब होगा तब हम उसका देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये चीज है। अभी हम ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो लविश भाई से मैं शुरुआत करूंगा कि आपके हिसाब से लास्ट सीजन पंजाब का आप कैसे देखते हो? मेरे हिसाब से तो फाइनल मैच में सिर्फ मार्को जॉनसन की कमी थी। अगर मार्को होता तो शायद कप मिल जाता, मेड इन कप हमें मिलता आरसीबी की जगह। बस मार्को जॉनसन की कमी लगी मुझे तो। बाकी टीम अच्छा खेली। ओवरऑल आप सीजन वाइज देखें तो आपको क्या लगता है कि और जो बीच में तो, अगर हम समझे कि वो जो बीच में जो पूरा एक पुल आउट हुआ था, प्लेयर्स ने पुल आउट कर दिया था, रिप्लेसमेंट के रूप में आपके पास काइल जेमिसन थे जिन्होंने एक मैच में अच्छा भी परफॉर्म किया था, वो मैं समझता हूँ। एक जो आई थिंक दो तीन अर्ली विकेट्स उन्होंने निकाली थी। लेकिन अगर वो पुल आउट नहीं हुआ होता मैच, तो भी मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब नहीं होती, आरसीबी नहीं होती, तो जिस तरह का गुजरात और मुंबई कहीं ना कहीं खेल रहे थे, उनके चांसेस बढ़ जाते थे मेरे हिसाब से। आरसीबी का ऐसा था कि वो होम ग्राउंड पे जीतती ना जीतती वो अलग बात है, लेकिन उनका वो हो जाता है कि वो बाहर तो जीत ही रहे थे। तो ये तीन टीम्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने मुंबई के वीडियो में भी बोला है कि मुंबई, आरसीबी और केडीपी ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि ये टीम्स आने वाली है। तो मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि अगर ये पूरा जो सैडली जो पहलगाम अटैक हुआ वगैरह, उसकी वजह से प्लेयर्स चले गए वगैरह, तो अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो क्या आपके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यूज बनते ये तीनों टीम्स के, कि क्या आपकी जगह, आपके सामने आरसीबी की जगह मुंबई रहती, या फिर यही फाइनल होने वाली थी? आरसीबी ने अच्छा खेला। मुंबई आरसीबी अच्छा खेली थी मुंबई से। मतलब आप यही समझते हैं कि फाइनल लास्ट में यही रहता? आरसीबी, अच्छा, और जीतता मुंबई नहीं। कौन ये होता तो? चलो यार, मैं तो पंजाब का फैन हूँ, पर फिर भी अगर ना होता तो आरसीबी को डिजर्व करती थी। तो जीती है, वो भी अच्छी बात है। मुंबई से काफी अच्छा क्रिकेट खेला है आरसीबी ने, पंजाब ने। इवन गुजरात भी आ सकती थी अगर गुजरात का मिडिल ऑर्डर ठीक रहता। नहीं, वो अब हो जाएगा, क्योंकि अब शायद डेविड मिलर नाम का प्लेयर वापस आ सकता है उनके पास। नेक्स्ट सीजन, लास्ट सीजन उनके उधर तकलीफ ये थी कि ग्लेन फिलिप्स भी बीच में से चले गए थे, तो वो एक मेजर मिसिंग था उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी। खैर, उनकी तो बात हमने कल के एपिसोड में कर ही ली है। तो अब मैं मंत्र से जानना चाहूंगा कि उतरे हो नीचे कि अभी ऊपर ही? नहीं नहीं यार, मार्स पे ही हूँ यार। मैं तो 1 साल तक मार्स पे ही रहूंगा। क्या ओवरऑल पिछली सीजन को कैसे, वैसे तो डिफेंडिंग चैंपियंस को नहीं पूछना चाहिए कि क्या देखते हो आप, लेकिन क्या लगता है ओवरऑल पिछले सीजन से इस बार क्या बेहतर हो सकता है? जो रिप्लेसमेंट में ब्लेसिंग मुजरबानी को फ्री में कप टच करने का मौका मिल गया था, जैसा 2021 में डोमिनिक ड्रेक्स के साथ हुआ था सीएसके में। डोमिनिक ड्रेक्स का एक अलग इतिहास के, उन्होंने एक बार रिप्लेसमेंट के रूप में कप जीता है और एक बार ऑक्शन में सोल्ड होके गुजरात टाइटंस के साथ 2022 में। तो ऐसा कुछ इस साल किसी प्लेयर के साथ होगा तो आई वुड बी सुपर हैप्पी। लेकिन लास्ट सीजन आरसीबी को अगर देखते हो तो कैसे देखते हो? अगर मैं लास्ट सीजन को देखने जाऊं तो लास्ट सीजन एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से। हाँ, आरसीबी अपने घर पे मैचेस हारती थी, जो आज की बात नहीं है, सालों से आरसीबी अपने घर पे मैचेस हारती है। बट वो भी बॉलिंग की वजह से हारती है, बिकॉज ऑफ बॉलिंग। अब एक चीज है, आरसीबी के पास अच्छे बॉलर्स है, अच्छे स्पिनर्स है। आई एम टेलिंग यू, कुणाल पंड्या, सुरेश शर्मा अच्छे स्पिनर्स है। बट मैं फिर भी चिन्नास्वामी पे उतना ऊपर रेट नहीं करता हूँ। चिन्नास्वामी पे यू नीड बॉलर्स लाइक युजवेंद्र चहल,
ओके, ऐसे अच्छे और अच्छे स्पिनर्स की जरूरत थी आरसीबी को। ठीक है, उन्होंने लाइक बेंच पे भी इसको रखा था, स्वप्निल सिंह को। ही इज अ गुड बॉलर एक्चुअली, उसको एक आध मैच चांस देना चाहिए था एटलीस्ट इन अ वे, बट स्टिल लाइक फाइनल्स तक पहुंचे, जैसे कि मैचेस भी जीते। बट एक चीज है कि आरसीबी इस सीजन 4 से 5 मैचेस बिल्कुल बॉलिंग के उस पे जीती है, बॉलिंग पे ही जीती है। हाँ, आरसीबी को थोड़ा बहुत फास्ट बॉलिंग पे करना चाहिए, बिकॉज वो जो सिराज की एक कमी है वो शायद दयाल पूरी नहीं कर पा रहा है। दयाल विकेटें चटका रहा है, बट स्टिल उसकी इकोनॉमी काफी हाई है। तो अगर फर्स्ट बैटिंग सामने वाली टीम की आ रही है, वो रन ऊपर पुट कर रहे हैं, तो दयाल उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। यस, दयाल डेथ पे अच्छा है, वो तुमको मैच घुमा के दे सकता है, बट स्टिल जो एक इंडियन फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं ना, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर, उसकी कमी आरसीबी को है, जो आई होप इस ऑक्शन में हो जाए। आई नो उन्होंने रसिक को रिलीज नहीं किया, 6 करोड़ बहुत बड़ी प्राइस है, उसको रिलीज नहीं किया, बट मे बी उसको ग्रूम करना चाहते हैं आरसीबी। हालांकि आरसीबी ऐसी टीम है नहीं जो प्लेयर्स को ग्रूम करे, उनका जैसे इतिहास है, बट हाँ, मे बी शायद से रसिक को रखा है। एंड आई डोंट नो दयाल अगला सीजन खेलेगा कि नहीं, क्योंकि वी नो द कंट्रोवर्सी, एंड इवन अभी करंटली भी आरसीबी का हाल थोड़ा है ऐसा। I would सो be या super happy if Dayal doesn't play the next season because of certain reasons and because of यस certain player. खैर उसकी तो मेरे को बात नहीं करनी है। अब थोड़ा यस सो आईपीएल से बाहर आके थोड़ा अलग बात करते हैं, एशिज की बात करते हैं आपके साथ। अब मैं अच्छी बात करूंगा, अच्छा रहूंगा, वो तो आपको भी पता है कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि सब कुछ अच्छे से जाने दूं। जी टू जी जी जीरो ऑलरेडी हमने देख लिया है। और जी कॉर्नर बैक रेगर बेन स्टोक्स जो है वो कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप्ड। ब्रेंडन मैकलम का भी सेम। उनकी तो मैंने बीच में स्टोरी भी डाली थी कि कभी कभी तो क्या बोल देता हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो ये 2-0 से अभी आप आगे क्या 5-0 देख रहे हैं, 4-0 देख रहे हैं या फिर 3-2 देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ अभी भी करंटली, मैं यही होप कर रहा हूँ कि यार एक आध टेस्ट मैच तो निकाल ले, क्योंकि मुझे करंटली ऐसा लग रहा है कि एक टेस्ट मैच जीतेंगे तो लड़कों का कॉन्फिडेंस आएगा। बट हालांकि 2013 के बाद से वो लोग टेस्ट मैच जीते ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो एक नंबर है। एंड हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रही है चीजों को, और ये बिल्कुल भी यहाँ पे खुद की टीम को डिफेंड करने वाला सीन नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम नहीं खेल रहे हो अच्छा क्रिकेट। बट हाँ, इंग्लैंड के अंदर एक चीज है कि बैटिंग ठीक हुई है जब से, तब से बॉलिंग डामाडोल हो चुकी है। अगर आज की डेट में ब्रॉड एंडरसन होते तो शायद से इंग्लैंड टफ फाइट दे सकती, शायद से एक आध मैच निकाल भी सकती। लड़के नए हैं बॉलर्स, उनमें है पोटेंशियल, आई एम स्टिल कि ब्राइडन कार्स में है पोटेंशियल्स है। इवन ये लोग मैथ्यू पॉट्स को खिला नहीं रहे, मेरी बुक में मैथ्यू पॉट्स आगे जाके बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है। बट चीज यही है कि उनकी यंग फास्ट बॉलिंग है। इवन जब इंडिया भी गई थी इंग्लैंड, वहां पे भी हमारी फास्ट बॉलिंग यंग थी, सारा दारोमदार बुमराह एंड सिराज पे था ऑनेस्टली। बट स्टिल वहां पे हमने मैचेस निकाले, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी, हम लोगों ने 500 रन भी मारे। सो ये एक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अगर तुम कोई भी टेस्ट मैच देखो, पहले दो में से तुमको 10 या 11 बैटिंग बैट्समैन में से सिर्फ 2 या 3 के ही अच्छे स्कोर दिखेंगे। बड़े स्कोर तो अभी आए हैं ये मैच में, बाकी बड़े स्कोर नहीं दिख रहे हैं। लाइक तुम सिर्फ एक या दो प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रह के ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हो। तो या प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम मेन बेसबॉल से यही है कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं अब। जो 2021 में वो जो डेरिल मिचेल के लॉर्ड्स में 100 के बाद जो एक नया अप्रोच देखने को, तभी मेरे को भी एक्साइटिंग लगा था, नो डाउट। अभी हम्म सेम कमिंग कर रहा है आईपीएल में एसआरएच के साथ। 200 हम्म 300 मारो वो लोगों की फट जाएगी, लेकिन अभी वो पूरा प्लान समझ चुके हैं और उनको कन्विंसिंग टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये इंडिया है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनको वो आइडिया लग गया है कि ये 300 300 तो मारते ही नहीं एक सेशन में। जहाँ पे रावलपिंडी की फ्लैट पिच पे वो तो पाकिस्तान है, उससे तो आप उल्लू बना लोगे। वो तो बेकार टीम ही खिलाती है, नो डाउट। अभी थोड़ा हम्म उधरा है वो अलग बात है। चीज यही है कि अभी जो एक्सपोज हो गया है, जब आप टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग्स में नीचे जाते हो फिर आप बोलते हो कि हम उसके लिए तो खेल ही नहीं रहे थे, तो ये सब बहाने हैं। ये एग्री वही चीज है कि आपको यही क्रिकेट खेलनी है जहां पे ये दिस इज नॉट आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, जहां पे आप गंभीर को अभी से, ये ओवरऑल फैंस की बात है, किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, गंभीर को बोल रहे हो कि 2027 तक आप इसको निकाल रहे हो। वो ब्रेंडन मैकलम ने 21 से 25 तक क्या उखाड़ लिया है, ईसीबी कुछ कर भी नहीं रही है। जितने वो लोग आ रहे हैं होम में,
जितना वो लोग अवे में तो रिकॉर्ड उतना खराब है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ू तो मैं 4-1 इसमें एक काउंटर देना हारने में। चाहूंगा, काउंटर ये हाँ देना चाहूंगा इसमें कि एक्चुअली ये सीरीज हम हारने की कगार पे हैं एशेज, बट इसके सिवा जो भी सीरीज थे वो सारे ड्रॉ हुए हैं या तो जीती है, हारी नहीं है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, ऑनेस्टली बताने जाऊं तो। तो इंडिया में जब आए थे इंडिया में वो जब आए थे वो एक अवे सीरीज को निकाल दे तो, क्योंकि जब इंग्लैंड भी आई, सॉरी ऑस्ट्रेलिया भी जब इंग्लैंड आई थी तब भी 2-2 हुआ था। सो मे बी इस वजह से ईसीबी शायद से ब्रेंडन मैकुलम को निकालने वाले फेज में कंसीडर ना करना तो चाहे मैं कि एक आध आपको एक सीरीज हारी। काउंटर अटैक देता हूँ। हम्म। स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर्ड आफ्टर एशेज 2023। यस 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 यस। उसके बाद भी आप अगर रिजल्ट्स देखें, अभी आपका ही मैं काउंटर अटैक आपके सामने एक पुरानी बात को निकालता हूँ। जी एंडरसन और ब्रॉड, ये लोग जी। गए, आई थिंक एंडरसन रिटायर्ड, आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले, मैं भूल चुका हूँ उस चीज को। आपने ये हम्म। बोला कि कार्स, हम्म, मैथ्यू पॉट्स, आर्चर, आर्चर तो चलो उसका तो आना जाना लगा रहता है, ये सब नए हाँ बॉलर्स। यू ऑल्सो सेड कि मैकलम रिजल्ट्स दे रहा है, तो इंग्लैंड में भी यही खेल रहे हैं ना, वहां पे रिजल्ट्स यही बॉलर्स दे रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम मैं अग्रीड। आपको इस सीरीज की ये बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमें ना तो शेफील्ड शील्ड के टीम के साथ खेलना है, ना तो हाँ हमें लायंस 11 के साथ खेलना है। हम जो जी खेल रहे हैं हम वही अच्छा खेल रहे हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। मैच के बाद हम ओवर प्रिपेयर हो गए थे। ओवर प्रिपेयर तब आप होते हो जब आप खेल रहे होते हो। स्टीव स्मिथ, हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, ये सब लोग शेफील्ड शील्ड खेल के आए हैं। सेम चीज अभी जो मैं कोहली के साथ समझ रहा हूँ कि विजय हजारे, वो चलो जो भी उसके साथ जो लोग बोल रहे हो, वो उसकी प्रैक्टिस के लिए वो खेलेगा, जी। जो भी होगा वो। Sure, पक्का। रोहित शर्मा का भी सेम। हम्म, न्यूजीलैंड, आई थिंक अभी न्यूजीलैंड के सामने ओडीआई सीरीज है। अगले तो आप महीने ये हाँ। बहाने देते हो कि हम नहीं खेल सकते लायंस के सामने, लायंस में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि ओली पोप है, या फिर बेन डकेट है, या फिर जैक क्रॉली का तो 50-50 चल रहा है, या इवन जैक लीच, तो मुझे अभी भी नहीं पता क्यों नहीं खिला रहे उसको। वो नहीं है एक्चुअली मोइन अली। लायन को भी नहीं खिला रहे ना, सो पिच में है ही नहीं स्पिन उतना खासा, तो एक अलग से प्रॉपर नहीं, स्पिनर खिलाने की जरूरत लायन नहीं का लगी। तो लायन का तो ऐसा है कि उनके पास प्रॉपर पेसर सब आ गए हैं। हम्म। और अगर कहीं ना कहीं स्पिन निकलता भी है तो उनके पास बैकअप में स्टीव स्मिथ या लबुशेन तो अभी पेस भी डालते हैं। हेड और भी डाल लेते और रूट तो है ही। प्रॉब्लम यही है कि अगर अभी बॉलर्स नए हैं, बॉलर्स नया सीख रहे हैं, दीज वर द सेम बॉलर्स जिन्होंने शोएब बशीर भी नहीं खेल रहा, वो तो हमने स्पिन की बात की इसलिए। दीज वर द सेम बॉलर्स जिन्होंने आई थिंक लीड्स में जिताया था इंडिया के सामने, हैं। जी। सिराज वाले लॉर्ड्स या लीड्स, आई आई फॉरगॉट एक्चुअली। तो ये एक्चुअली चीज क्या है कि जो ट्रांजिशन इधर जो दिया जाता है बहाना, जो पुजारा ने काउंटर किया था, ये ट्रांजिशन फेज कोई नहीं है। आपने ऑलरेडी ग्रूम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको एक और सीरीज की याद दिलाता हूँ, जब वो जो एक लास्ट मैच जो फिफ्थ रह गई थी टेस्ट मैच, जो कोहली के बाद जो वापस बुमराह वाज द कैप्टन, उस यस टाइम यस पे ये एजबेस्टन। मैथ्यू पॉट्स वाज देयर, आई थिंक ब्राइडन कार्स वाज देयर, ब्रॉड और एंडरसन तो थे ही। तो चीज यस यही है, ना ही उन्होंने अपना यंगस्टर अप्रोच बदलना है, ना ही उनको मिडल ऑर्डर में बेन फोक्स को वापस लाना है। आई एम अ पर्सनल फैन ऑफ बेन फोक्स, तो मैं तो नाम लेते रहूंगा। क्रिस वोक्स बेचारा फ्रैक्चर की वजह से रिटायर हो गया। जी। तो वही चीज है, मतलब मार्क उनका वुड वही की इंजरी भी थोड़ी खल रही है, थोड़ी सी। मार्क वुड मार्क वुड का अभी मिचेल मार्श आईपीएल जैसा है कि चलो एक काम करता हूँ, इंजर्ड हो जाता हूँ। तो मार्क वुड को तो मैं अभी सीरियसली लेता भी नहीं हूँ। जहां तक मैंने 2021-22 तक जो उसका पीक फॉर्म देखा था, इवन 23 में जो एलएसजी में उसने परफॉर्म किया था, उसके बाद ही इज जस्ट देयर टू बी देयर, मैं वही समझता हूँ। यस। पैट कमिंस इज रिटर्निंग इन द नेक्स्ट मैच। डोंट नो अबाउट उस्मान ख्वाजा, तो कंप्लीट 11 हेजलवुड भी शायद बनती है। से रूल आउट हो गया है। नहीं, हेजलवुड रूल्ड आउट है, तो वो हम्म, उससे भी मैं T20 और ओडीआई के अलावा इधर इस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं करता हूँ। हम्म। तो यही चीज है कि कब तक बहाने देते रहोगे। जहाँ पे ये चीज मेरे को इधर के फैंस की अच्छी लगती है कि
गंभीर खराब कर रहा है तो वो लोग बोल देते हैं कि भाई इसको निकालो अभी, या तो स्प्लिट कोचिंग करो। इंग्लैंड का थ्रू आउट उनकी हिस्ट्री में यही चीज रही है कि वो लोग दोगले हैं, मुंह पे बोलता हूँ। मैं एक हम्म। क्रिकेट करके पॉडकास्ट देखता हूँ जहाँ पे माइकल वॉन, फिल टफनर, एलेस्टर कुक वगैरह बैठते हैं, जिसमें से मैं अगर बोलूँ एलेस्टर कुक है, स्टीव हार्मिसन है, ये सब लोग मुंह पे बोलते हैं। इवन इयन बॉथम है जो लेजेंड है, उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। जोफ्री बॉयकॉट तो गालियां देते सीधा मुंह पे कि ये अप्रोच के साथ खेलोगे उधर तो क्या करोगे तुम लोग। तो यही चीज है कि नहीं हो पाएगा अब, ये बहुत हो गया। या तो स्टिक टू द बेसिक क्रिकेट विच वाज जो रूट वाज प्लेइंग, जो उन्होंने अपने टाइम पे खिलाया था, और वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल ही रहे थे मेरे हिसाब से। यस यस वहां यस। पे वो पहली मैच अगर इंडिया की मैं बात करूं जो रेन में वॉश हो गई थी 2021 में, अगर उसके बाद अगर वो मैच भी जो रूट निकाल लेता, अगर उसको कोई पॉइंट मिल जाता उसके बाद, क्योंकि रेन हम्म। के बाद वहां पे क्या पिच हो जाती है वो हम सबको पता है, तो 150 रन चाहिए थे लास्ट डे पे। 160 आई थिंक चाहिए थे। 160 एंड थे हमारे पास 10 के 10 विकेट्स थे। और केएल राहुल वाज प्लेइंग रियली गुड विद रोहित शर्मा, जहां तक मेरे यस को याद यस। है। तो यही चीज है कि 3-0 अगर होता है तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी इस समय। श्योर श्योर, पक्का ग्लेन पक्का। वगैरह का हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में आती है तो प्रिडिक्शन के नाम पे पहले 5-0 बोलने वाले वही होते हैं, लेकिन मैं उतना आगे का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि एक सीरीज या तो वॉश होगी या फिर एक मैच ड्रॉ होगी। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सीधा ऑप्शन एनालिसिस पे ही आते हैं। तो थोड़े से रिलीजेस एंड रिटेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले आरसीबी की बात करते हैं, बिकॉज दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। तो रिटेंशंस की बात करें तो रिटेंशंस में रजत पाटीदार ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द टीम, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जॉश हेजलवुड, यश दयाल। यश दयाल कैन बी अ डाउटफुल वन फॉर द नेक्स्ट मैच, यस। नेक्स्ट पूरी टूर्नामेंट अगर गए तो। भुवनेश्वर कुमार, नुवान थुसारा, रसिक सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा। Released is Swastik Chikara. Hopefully they will buy him back again in the auction. He has registered. उसके बाद मयंक अग्रवाल, जो तो रिप्लेसमेंट में आए थे, टीम साइफर्ट का भी सेम। लियाम लिविंगस्टन, मनोज भांडगे, लुंगी एनगीडी, ब्लेसिंग मुजरबानी और मोहित राठी। तो यहाँ पे दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इस पूरी टीम में शॉकिंग रिटेंशन और शॉकिंग रिलीज कौन सा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई डोंट नो नुवान थुसारा ने कुछ कंट्रीब्यूट किया था या फिर एक दो मैच ही प्लेड, लेकिन ही वाज बिलो एवरेज, अगर मैं ऐसा कहूँ तो सही रहेगा, क्योंकि उसके जगह पे उनके पास क्वालिटी पेसर्स ऑलरेडी, अगर ऑप्शन में आप देखें, मैं हर शो में ये चीज बोला हूँ, इधर भी बोल दूंगा कि ये पूरा ओवरसीज डोमिनेटेड ऑप्शन है थ्रू आउट। अगर आप देखें तो आपके पास नॉर्की अवेलेबल है, इंग्लैंड से कुछ पेसर्स अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलियन पेसर्स अवेलेबल है, तो इतने सारे, इवन जेकब डफी जो नाम जा रहा है बहुत, ये अवेलेबल है। तो आई पर्सनली फील कि नुवान तुषारा को अगर इन्होंने निकाल दिया होता और उसकी जगह पे समवन अग्रेसिव लाइक जेरल्ड कोड्जिया है या फिर कोई और दिया होता तो उनको हेल्प मिलती, अगर दे आर नॉट प्लेइंग इन चिन्नस्वामी। और रिलीजेस में बात करूं तो पर्सनली आई डोंट फील कि कोई शॉकिंग रिलीजेस है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन का पता था कि ही वाज सेट टू बी रिलीज फ्रॉम दिस टीम। लविश, आपके हिसाब से कौन सा शॉकिंग रिलीज और रिटेंशन है इस टीम में? आरसीबी तुषारा तुषारा को रखना है तो ठीक डिसीजन है मेरी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुषारा टीम में ठीक है, क्योंकि अगर हेजलवुड इंजर हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे बुरा नहीं है। बाकी एक एंगडी को बाहर निकालना कोई सेंस थी ही नहीं। अच्छा बॉलर है यार, 2 करोड़ बेस प्राइस है, शायद 1 करोड़ तो मिला हुआ था, ठीक है। स्वास्तिक भी ठीक था, पर हाँ लिविंगस्टन डिजर्व करता था बाहर जाना, बहुत ज्यादा ही हाई प्राइस था। बाकी ठीक है, एक स्वास्तिक और लुंगी एंगडी के लिए है कि उनको बाहर नहीं करना चाहिए था। हाँ अंतरा, बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन? सो सबसे पहले तुमने जो तुषारा पे बंदूक लगाई, मैं उसको काउंटर करना चाहूंगा। तुषारा ने सिर्फ एक मैच खेला है आरसीबी के लिए, एलएसजी के सामने।
वो मैच बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग था, वहां पे पंत ने भी 100 बनाए थे, 236 रन का कुछ टारगेट बना था, उसने अपने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए थे, सिर्फ एक विकेट ली थी, ब्रेट्सकी की विकेट ली थी। एंड आज की डेट पे हमको पता है ब्रेट्सकी किस कैलिबर का प्लेयर है। तो सेकेंडली उसके बारे में जज करना अभी अपन बहुत छोटे स्केल पे हमारे पास है स्टैट्स भी, क्योंकि वो सिर्फ एक मैच खेला है। अच्छा, currently तो अच्छा बुरे के लिए he is हमारे पास सिर्फ doing एक मैच है, वो he एक is मैच में उसने doing परफॉर्म किया। really good in IL T20. यस, आईएल टी20 में वो अच्छा कर रहा है, इवन एसए20 में भी वो मैचेस खेलता है, वहां पे भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। सो वो हेजलवुड का एक अच्छा बैकअप हो सकता है। लुंगी एंगिडी को निकालने का पॉइंट ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम, लुंगी एंगिडी एक स्लोअर और कटर्स डालने वाला बॉलर है, एंड वैसे आरसीबी के पास बॉलर्स है, तो एक ओवरसीज स्लॉट खाली होगा, तो जैसे कि तुमने कहा कि जेकब डफी या फिर जिराल्ड कोएट्जी, एनरिक नोर, क्या ऐसे अच्छे खासे बॉलर्स हम ऑक्शन में ले सकते हैं अगर एक ओवरसीज स्लॉट खाली हो जाए तो, इसलिए लुंगी एंगिडी को निकाला। सेकेंडली मुझे शॉकिंग रिटेंशन एक लगा रसिक सलामदार का 6 करोड़ का, तुम उसको रिलीज करके वापस 2 करोड़ में ले सकते हो, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसका आई थिंक सो बेस प्राइस ही रहेगा 50 लाख या 75 लाख आसपास। ओके, तो वो एक मेरे को शॉकिंग लगा कि तुम 6 करोड़ में रिटेन किया है उसको। सेकेंडली अगर मैं रिलीज की बात करूं, लिविंगस्टन का एक्सपेक्टेड था, कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली चीज नहीं थी, बट एक चीज है कि उसने फाइनल में परफॉर्म किया था। एंड अब पहले सोच रहे थे हम, जब जैसे ही रिलीजेस आए तब हम सोच रहे थे कि शायद से लिविंगस्टन को वापस लेंगे, बट अब जैसे रसल ने बैक ऑफ कर दिया है ऑक्शन से, उस जैसे डायनामिक्स चेंज हुए हैं, उस हिसाब से सीएसके एंड केकेआर का जो पर्स है वो लोग जाएंगे लिविंगस्टन के लिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऑक्शन में बड़े नामों के हिसाब से अगर कोई ऑलराउंडर हो जिनका थोड़ा बहुत नाम है, जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, वैसे बहुत कम है, एंड लाइम लिविंगस्टन इज वन ऑफ देम। So I think so he is not coming मैं back to RCB. तीन पर्सनल नाम दूंगा इसमें जो एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टेबल है। एक तो कैमरन ग्रीन और लियम लिविंगस्टन। तीसरा नाम जो कोई नहीं बोल रहा है, जो मैंने अकेले ने बोला है, वो है वियान मल्डर। Ian वियान Mulder. मल्डर इज समवन जो एक तो लारा के रिकॉर्ड के पास गए थे, वो तो कॉमन चीज है, लेकिन T20 में बहुत अंडररेटेड है मेरे मैं हिसाब से। कैमरन ग्रीन पे बोलना चाहता हूँ कि सेम एक, कैमरन, हाँ, एक मैं बोल देता हूँ। एक और नाम जो सब लोग बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं आएगा मोस्टली, वो है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर, जेसन होल्डर इज वन ऑफ दोज गाइस जो अभी पोलार्ड और रसल की लीग में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म ही नहीं है तो व्हाई वुड समबडी ट्रस्ट ऑन हिम। अगर क्रिस वोक्स रहते, आई वुड हैव सेड हिज नेम टू हैप्पीली। मुझे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स मेरे हैं। तो ये 5 नाम है, लेकिन हाँ, ग्रीन पे आप जो बोल रहे थे। मैं ग्रीन पे ये कहना चाहता हूँ कि आई नो सबकी आंखें अब ग्रीन पे है कि यार ये 20 करोड़ जाएगा, ये केकेआर आएगा, ये चेन्नई आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन एक टाइप का इंजरी प्रोन प्लेयर है, तुम इस बात को अग्री करो या डिसएग्री करो, ग्रीन, स्टोक्स, आर्चर, ये सारे इंजरी प्रोन प्लेयर है। एशेस की 5 टेस्ट मैचेस, उसके तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना, एंड उसके बाद आईपीएल खेलना, डू यू थिंक ही कैन बी फिट? इवन अभी वाले एशेस के टेस्ट मैच में भी उससे बॉलिंग बहुत कम करवाई थी। सो चीज उसने भी एज अ बैटर ही रजिस्टर किया है, बट आई नो दैट्स अ गेम प्लान, क्योंकि एज अ बैटर शुरुआत में आ जाएगा वो, इसीलिए। बट चीज यही है कि ग्रीन पे तुम बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस पे तुमको सोचना पड़ेगा टीम्स को भी, बिकॉज ही इज इंजरी प्रोन प्लेयर। दैट्स व्हाई आरसीबी भी हेजलवुड का रिप्लेसमेंट देखेगी, क्योंकि हेजलवुड अभी करंटली एशेस से रूल्ड आउट है, उसके बाद फिर पूरे T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, उसके बाद आईपीएल के लिए आएगा, तो सोचने वाली बात है। सो यस, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रीन को लोग जो इतना हाई रेट कर रहे हैं, आई नो प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कैलिबर का है, बट फिटनेस एक इश्यू हो सकता है, जो मेजरली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में होता है, लाइक जैसे कि स्टार्क के पहले, स्टार्क तो पुल आउट कर देता था, बट स्टिल एक ये इश्यू हो सकता है। तो ये सब बड़े नामों में प्रॉब्लम यही है कि ये लोग अगर पुल आउट करते हैं तो उनके लिए ही बेहतर है कि वो बैन हो जाए। हैरी ब्रूक का मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे मेरे बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं, रोज मुझे क्लिप्स भेजते थे कि यार ये इधर काउंटी खेल रहा है, आया नहीं वगैरह बोल के। तो वही बात है, इससे अच्छा पुल आउट मत कीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। खैर, अभी पंजाब किंग्स की बात करते हैं, उनके रिटेंशंस की बात करते हैं, जो है श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, नेहल वाडेरा, हरनूर सिंह, हरनूर पन्नू लिखा है इसमें, मुशीर खान, विष्णु विनोद,
मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन, शशांक सिंह, अजमतुल्ला उमरजाई, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेरगे, लॉकी फर्ग्यूसन, वैशक विजय कुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, पाइला अविनाश एंड मिचेल ओवन। रिलीज प्लेयर्स हैं ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने पुल आउट किया है। जॉश इंग्लिश जो 4 मैचेस के लिए मोस्टली अवेलेबल रहेंगे, उतनी रहेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है। एरन हार्डी, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे। तो इधर सबसे बेस्ट चीज ये जो 4 टीम्स हैं जो है गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, आरसीबी एंड पीबीकेएस, मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई 4 टीम क्वालिफाई हो जाती है, स्पेशली जब मेगा ऑक्शन वाली टूर्नामेंट आती है जैसे कि 2022 है या फिर 2025 है, वो मैं ये समझता हूँ कि उनको पहले से अपनी 25 या फिर 18 से 25 के बीच की स्क्वाड पता है। उस मेगा ऑक्शन में उन्हें पता है कि किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है। तो उन्हें पता है कि हमारी अगर हम क्वालिफाई होते हैं, अगर चलो वो क्वालिफाई हो गए, जैसे गुजरात का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि उनके पास हर कोई ना कोई बैकअप में पड़ा है। फिलिप्स गया तो क्या हुआ, मेरे पास रदरफोर्ड है। अगर ये ऑलराउंडर गया तो क्या हुआ, मेरे पास पीछे करीम जन्नत है तो है, वो है एक तरीके से। अगर बटलर नहीं है तो ये है, वैसी चीज है। तो मैं यही समझता हूँ कि ये 4 टीम्स है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस मिनी ऑक्शन से, क्योंकि उनको उनका कोर सेट है ऑलरेडी। तो वो लोग किसी टेंशन के बिना इस ऑक्शन में जाते हैं और अपने हिसाब से जो अपने बैकअप्स है उस हिसाब से मैं सही समझता हूँ। भले ही लोग हंसते हैं मुंबई इंडियंस पे, लेकिन उन्होंने अपना कोर परफेक्टली सेट किया है। उन्होंने सिर्फ जो 35-50 लैक्स और 1-2 करोड़ में जो लिए थे वही निकाले हैं। उनको पता है, और वो उनकी स्काउटिंग टीम की मैं सबसे बढ़िया बात समझता हूँ कि हमेशा कोई भी ऑप्शन हो वो तैयार रहते हैं कि चलो भाई जितना भी पर्स है इसमें हम खेल लेंगे। तो मंत्रा, तुम्हारे हिसाब से, हाँ मैं अपनी बात कर लूं पहले, कि पंजाब में जो एक प्लेयर है जिसको रिटेन किया गया है, जो हमेशा से, सॉरी टू से दिस लविश, लेकिन एक जो परंपरा रही है पंजाब की कि बिग बैश प्लेयर्स पे हमेशा बैंक करते हैं और फिर परफॉर्मेंस नहीं आती है, फिर चाहे वो मैच शॉट हो, फिर चाहे वो जाय रिचर्डसन हो, फिर चाहे वो अभी के टाइम पे मिचेल ओवन हो। तो पर मिचेल एंड्रू टाई ओवन को भी की, बहुत बैक किया था उन्होंने। नहीं, एंड्रू टाई वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जो पहले इंटरनेशनल खेल चुके थे और ही वाज इन सीएसके। और एंड्रू टाई आई थिंक 2018 में पर्पल कैप थे, इफ पर्पल आई एम नॉट कैप। रॉन्ग। 18 में पर्पल कैप। तो बैक तो किया था उन्होंने बिग बैश प्लेयर्स को ऐसे। तो ये जो प्लेयर्स हैं, मैं अभी भी दिल्ली कैपिटल्स को गालियां जेक फ्रेजर मैगर के लिए इसलिए देता हूँ कि ये नहीं चलता है। इसको रिकी पॉन्टिंग भले ही टेस्ट का फ्यूचर बोल दे, इसको ओडीआई का फ्यूचर बोल दे, ये इधर आके बट्टा ईटर ही बनेगा। ऑक्शन में पंजाब भी उसके लिए गई थी बाय द वे। मैंने दोनों मैंने अंदर चला था। सबको, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, मैंने इसको, मंत्रा को, मैंने लविश को, तभी मेरे आई थिंक कॉन्टेक्स्ट में था कि नहीं, मैंने उनको बोला था कि देख लेना पॉन्टिंग जाएगा, और वो गया ही है। हम रुके ही थे कि ये जाए और ये बिड कब ऊपर करे। और इस बार भी अगर जेक फ्रेजर मैगर जॉश इंग्लिश के बैकअप में आता है तो परेशान या फिर हैरान मत होना, क्योंकि पॉन्टिंग का फेवरेट है। और वो जो एक ग्रुपिज्म रहता है खुद के पर्सनल फेवरेट प्लेयर्स का, जो आज के टाइम पे इंटरनेशनल टीम्स में गुजरात लॉबी, एमआई लॉबी, आरसीबी लॉबी जो एक टर्म बन गई है, तो वो अच्छी बात है कि उनका कंफर्ट जोन बन जाता है कुछ प्लेयर्स के साथ, तो अच्छी बात है। तो ये एक मेरा शॉकिंग रिटेंशन है कि इसने कुछ अच्छा किया भी नहीं, और ये प्रॉपर बिग बैश प्लेयर है। इससे अच्छा अगर आप इसको निकाल के एक स्टीव स्मिथ की जगह खाली करते हो तो आई वुड हैव बीन सुपर हैप्पी। रिलीजेस में कुलदीप सेन, वैसे तो इनको कोई जरूरत नहीं है उनकी, लेकिन पेसर्स में अगर आप देखें इंडियंस में, तो सिर्फ वैशक विजय कुमार और यश ठाकुर। अब यश ठाकुर और इनका अगर रिप्लेस हो जाता तो कुलदीप सेन के इन और यश ठाकुर बाहर, तो मैं समझता हूँ कि ये परफेक्ट रहता, क्योंकि यश ठाकुर ने एलएसजी में, जहां तक याद है, फर्स्ट मैच में डेब्यू में ही डिड गुड। फिर सीएसके के सामने वो आए, लेकिन वहां पे कुछ खास नहीं किया। फिर एक ल्यूक वार्म सीजन रहा उनका। पीबीकेएस में ठीक ठाक था। कुलदीप सेन अगर रिटेन होते, एक्सपीरियंस है, डेब्यू कर रखा है ऑलरेडी इंडिया की तरफ से, तो ये मेरे शॉकिंग रिटेंशंस और रिलीजेस है। तो आप मंत्रा, अब तुम बताओ कौन। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट अगर देखने जाए पंजाब, तो देर आर रियली गुड ऑप्शन जिसके लिए पॉन्टिंग जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से रचिन रविंद्र।
रचिन रविंद्रा का अगला सीजन या आने वाले सीजन वो जिस किसी भी टीम में जाएगा मुझे लग रहा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। एक सीजन उसका खराब रहा था बट स्टिल ही इज अ गुड प्लेयर। दो सेकंड सेकंड में जाऊंगा उसके रिप्लेसमेंट में जॉश इंग्लिश के, जैसे कि स्टीव स्मिथ कहा, वो एक काफी अच्छा ऑप्शन है। बट स्टीव स्मिथ पे अभी सिर्फ किसी एक टीम जनरल ट्रिविया दे दूं ऑडियंस के लिए, सॉरी टू हम्म, इंटरप्ट, लेकिन रिकी पॉन्टिंग, रचिन रविंद्र, स्टीव स्मिथ ये एक ही टीम के लिए खेलते हैं एमएलसी में, वॉशिंगटन फ्रीडम और उन्होंने जीताया है, एक टाइटल जीता जीता है। है। तो यस आई नो। 2025 में भी ये लोग कह रहे थे कि पॉन्टिंग कैन गो फॉर स्टीव स्मिथ, लेकिन उस टाइम पे दे नीडेड अ गुड इंडियन कैप्टन जो श्रेयस अय्यर के रूप में मिला उनको। यहाँ पे पॉसिबल है कि स्टीव स्मिथ आ सकते हैं, लेकिन हाँ कंटिन्यू। एंड उसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन है, आई विल से जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ यंग है, विकेट कीपर है एंड फियर्स बैट्समैन है, जस्ट लाइक जॉश इंग्लिश। मैं जॉश इंग्लिश को भी काफी हाई रेट करता हूँ। वो मैं फाइनल के मैच में भी अगर वो बंदा टिक जाता तो वो ले जाता मैच, वो हर ओवर चौके छक्के मार रहा था। तो उसके काइंड ऑफ कैलिबर का प्लेयर है जेमी स्मिथ। तो उसके लिए ये 3 प्लेयर मेरे नाम में है। अब बात करते कुलदीप सेन की। कुलदीप सेन एक बहुत अच्छा बॉलर है बट वही है कि पंजाब का जो डायनामिक्स था उसके अंदर वो फिट नहीं बैठ पा रहा था कहीं पे, तो इस वजह से उसका पोटेंशियल शायद यूज नहीं हुआ। सो मे बी कुलदीप सेन शायद से कोई ऐसी टीम में जाए जिसको उसका पोटेंशियल यूज हो पाए। जैसे कि आई गेस आरसीबी को भी एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट चाहिए यश दयाल का। अगर आरसीबी को हटा दे तो हमको शायद से लखनऊ में वो देखते मिल जाए, क्योंकि लखनऊ के अंदर भी आपको पता है कि उनके बॉलर्स का इंजरी का इश्यूज। सो हाँ, वो एक चीज है। अब इंडियन बॉलर्स की तुम बात कर रहे थे कि यश ठाकुर को लिया है एंड एक और नाम वही विजय वैशाख कुमार। सो इन लोग को लिया है बट उनके पास ना ओवरसीज स्टैक बॉलिंग अच्छा है, तो इसीलिए शायद से उनको इस साल जरूरत तो नहीं पड़ी थी। बट यस, अगले सीजन के लिए उनको इंडियन फास्ट बॉलर्स पे जाना पड़ेगा, अच्छे खासे इंडियन फास्ट बॉलर्स पे। एंड रही बात, मैं कहूंगा कि रिटेन मैक्सवेल के पुल आउट करने की, सो मैक्सवेल उतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, तो कोई भी मुझे रिलीजेस इतने शॉकिंग नहीं लगे एज ऑफ पंजाब के। एंड पहली बार ऐसा है कि पंजाब हाँ टीम को बहुत अच्छे से बैक करी है, बिकॉज हमको इतिहास पता है पंजाब मोस्टली टीमें खाली कर देती है, सिर्फ 6-7 प्लेयर रखती है एंड टीम बिल्ड करती है। बट यस, जब से पॉन्टिंग एज अ कोच आया है, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन आया है, वो लोग ग्रूम कर रहे हैं। सूर्यान शेडगे, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन, बट हाँ वो प्लेयर काफी अच्छा है। इस साल उन्होंने प्रियांश आर्या से पूरा सीजन ओपन कराया, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि लाइक पंजाब एक यंगस्टर पे इतना भरोसा करके उससे पूरा सीजन ओपन करा रही है, जबकि उनके पास थे अच्छे खासे ऑप्शंस। सो ये चीज है। एंड मिचेल ओवेन ने, हमने हालांकि अभी इंडिया वाली सीरीज में भी देखा, मिचेल ओवेन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, सो उसको बैक करने में कोई बड़ी बट बात नहीं लगी दैट मुझे। इज ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन। मेरा यस। पॉइंट ही यही है कि हम्म। पॉन्टिंग को बिग बैश वाले या फिर पंजाब को बिग बैश वाले ऑस्ट्रेलियंस की वजह से ही पसंद है। नो डाउट इन दैट, यू शुड बी, आप प्लेयर्स नए इंट्रोड्यूस करो, लेकिन चीज वही है, ऐसे टाइप पे जहाँ पे कूपर कॉनोली जैसे प्लेयर्स होने चाहिए, वहां पे आप एरन हार्डी या फिर एगर को लेते हो तो पॉइंट नहीं बनाता वो। यस, एरन कूपर हार्डी एंड वो जो कॉनोली, प्लेयर है उनको शायद जाने दे सकते थे पंजाब, ऑफ कोर्स। नहीं, और एरन वो हार्डी चीज इज आई थिंक रिलीज्ड ओनली, एरन हम्म, हार्डी इज रिलीज्ड। तो रिलीज हुआ। मेरा पॉइंट वही है कि एरन हार्डी और ये सब का मूवमेंट या फिर जो था वो 2019 18-19 में था, जब उन्होंने एक मैच जीता था। अगर उस टाइम पे लेते, उस टाइम पे आई थिंक ही वाज इन राजस्थान रॉयल्स, 19 में हम्म, राजस्थान में उनको लिया था। तो इन सब के मूवमेंट होते हैं। अभी मैं कूपर कॉनोली को 3 साल बाद लूंगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। कूपर कॉनोली, पर्थ स्कॉर्चर्स तो एक ऐसी टीम है जो हमेशा सुपरस्टार्स ही देती है, वो उधर की मुंबई इंडियंस है, मैं ऐसा समझता हूँ। यस, और पर्थ स्कॉचर सक्सेसफुल टीम ऐसा है, यस यस। एक प्लेयर ऐसा है उसमें, बॉलर में, जिसपे कोई बात नहीं करता, वो है लांस मॉरिस। प्रॉपर पेस बॉलर है, कोई बात नहीं करता है उसकी, और वो अभी के टाइम पे अगर आता है तो बहुत बढ़िया करेगा। लेकिन हाँ लविश, तुम्हारे हिसाब से शॉकिंग रिलीजेस एंड रिटेंशंस कौन से? रिलीज तो सभी ठीक है, पर रिटेंशन में मेरे हिसाब से यश ठाकुर को भी रिलीज कर देना चाहिए था। इतनी मेरे को लगता है कि जरूरत है नहीं, इंडियन पेसर है ऑप्शन में। हाँ तो ये अच्छे ऑप्शंस मिल जाने से 4 करोड़ यश ठाकुर को दे रहे हैं, 4 पता नहीं 2 शायद, तो वो भी एक ओवर प्राइस ही है। बाकी कुलदीप सेन का जो कह रहे थे कि उसको रिलीज नहीं करना चाहिए था, भाई कुलदीप सेन का प्राइस टैग भी तो ज्यादा ही है, मैच वो खेल नहीं रहा, बेंच गर्म करने के लिए इतने पैसे थोड़ी देंगे। बाकी फॉरेन इतना, पेसर एक चाहिए, हाँ फॉरेन पेसर के तौर पे
मेरे they अकॉर्डिंग can लुंगी they can एंगड़ी go for अच्छा आएगा। नहीं, I think they can go for Kyle Jamieson in auction, possible है, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो जो 2 मैचेस खेले हैं वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी इंडियन पेसर में कोई एक ऐसा नाम जो कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ मेरे ही शो पे हो रहा है या फिर कहीं पे मैं अश्विन के शो भी देखता हूँ तो कोई बोल नहीं रहा है, वो आकाशदीप की कोई बात नहीं कर रहा। जो हॉट प्लेयर है उस टाइम पे बॉलर्स में अभी की कोई बात ही नहीं कर रहा। एक तो सुमड़ी में निकाल दिया उसको कि भाई तू निकल चल, कोई जरूरत नहीं है। मे बी दे आर आकाश बैकिंग माथवाल भी मयंक है। यादव, आकाश माधवाल भी रिलीज है। तो यही चीज है कि कोई ऐसे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा है जो डिजर्व करते हैं 5-10 करोड़ तक जाना। अब मैं आपको परफेक्ट एक रिप्लेसमेंट बताता हूँ जॉश इंग्लिश की। अगर आपका समझते हैं हम कि ओपनिंग सेट है, आई थिंक प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपन कर रहे हैं, तो आप अगर जॉनी बेयरस्टो के लिए जाते हो ऑप्शन में, उन्होंने अच्छा ही किया पॉसिबल है नहीं, एक्सपीरियंस। पॉन्टिंग आने देगा। नहीं, पॉन्टिंग पॉन्टिंग को फिर वो बायसनेस फिर थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। इफ ही इज सेइंग जेमी बस स्मिथ फिर तो मैं ये कहूंगा कि जॉनी बेस्टो इज वन ऑफ द ऑप्शंस। यहाँ पे मेरी एक बात यह है कि मैं जेमी स्मिथ का उतना मतलब मैंने उनको 100 में देखा है, लाइक इंटरनेशनल्स में 1-2 मैच, मोस्टली 5 मैच खेले जहाँ पे मैंने अभी गूगल चेक किया तब सबको जेमी स्मिथ के अराउंड एक हाइप है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास जैसा एक लुआंड्रे प्रेटोरियस नाम का प्लेयर है जो राजस्थान में रिटेन किया है, सामने जेमी स्मिथ इज वन ऑफ देम कि यू कैन ट्रस्ट हिम बट यू कैन नॉट, वैसी चीज है। क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं, टेस्ट में जैसे बहुत मंत्र ने लकी है। भी अभी कहा कि अग्रेसिव क्रिकेट इंग्लिश के टाइप वो खेल सकता है। खेलने का ठीक है यार, बट जो भी है पंटर आने नहीं देगा यार इंग्लिश को, क्योंकि मैं तो ऑक्शन के टाइम पे देखा था कि लिविंगस्टन के ऊपर कितनी मुश्किल से उसने बैट लगाई थी कि वो भी ज्यादा नहीं हाई गया। सिर्फ शायद 2-3 पैडल उठे होंगे लिविंगस्टन के लिए भी। तो यानी कि उसको इंग्लिश कोटा चाहिए नहीं, लिविंगस्टन जैसे प्लेयर पे भी उसने बैट नहीं लगाई। प्रॉब्लम वो नहीं है वहां जबकि पे। मैं लिविंगस्टन का पीक एक्चुअली पंजाब में आया था। हम्म। मतलब प्रॉब्लम वही है कि पॉन्टिंग का बायसनेस दिख जाता है कहीं ना कहीं। जहाँ पे मैं न्यूजीलैंड के स्टीफन हाँ, फ्लेमिंग की बात करूँ इसने तो वो जो भी कहा चार, ना कि हाँ, जेक फ्रेजर, मेरे को भी लग रहा है कि जेक फ्रेजर ही आएगा पंजाब में, बट एज ए वही फिनिशर आएगा। खेलेगा। नहीं बट नहीं, एज ए वो फिनिशर मतलब खेलेगा। क्योंकि जैसा वो क्या वो रमीज भाई और बाबर का कैसा है, वैसा पॉन्टिंग को जेक फ्रेजर मेकर के साथ चाहिए कि तू मेरा बेटा है भाई, तू मेरे में ही आएगा। तो वो फिर एक दिक्कत आ जाएगी, जेक फ्रेजर आएगा तो ऑफ कोर्स उसको ओपन कराएंगे। तो हमारे जो नहीं, दो अच्छे खासे टैलेंट है, फ्रेजर प्रियांश डाउन आर्य खेलेगा। वन डाउन। जेक फ्रेजर आएगा पर फ्रेजर डाउन ही खेलेगा। वन डाउन नहीं कह रहा मैं, हम्म फिनिशिंग की साइड पे खेलेगा। फिर तो अच्छा है। बिकॉज अगर उसको ओपन कराओगे तो प्रियांश आर्य एंड प्रभ सिमरन अच्छे टैलेंट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें दिक्कत आ जाएगी। जेक फ्रेजर ने करना ही एक काम है, उसने आके हिटिंग करनी है। हिटिंग हाँ, करनी है तो एज ए फिनिशर हिटिंग कर ले। एज अ फिनिशर ही हिटिंग कर लो, सही है। और बाकी आगे सचिन रविंद्र का कह रहे थे भाई, सचिन रविंद्र भाई मेरे को तो लगता नहीं कि पंजाब में सूट करता है, कि जैसी इनकी अप्रोच है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, तो मेरे को तो लगता नहीं कि सचिन सूट करेगा टीम में। नहीं, मतलब देखो मेरा हमेशा से एक काउंटर ओपिनियन रहा है। ये मंत्रा को भी बात पता है कि अगर सारे अग्रेसिव होंगे तो एंकर नॉक कौन खेलेगा T20 में। फिर आपको अगर जल्दी ही आउट होना है तो सारे ही अग्रेसिव ले मे लो। भी श्रेयस मैं अय्यर, उस बात श्रेयस पे अय्यर अ, एंकर अच्छे से कर सकता है। उस बात पे मैं हमेशा गुजरात टाइटंस और नहीं, मुंबई श्रेयस इंडियंस भी को करता है। नहीं, एंकर रोल की बात कर रहे हो तो एक भूल के भाई, फाइनल में तो, फाइनल में जिसने काम किया निहाल वडेरा, भाई उसको याद रखो, ज्यादा ही स्लो खेल गया था नहीं, लेकिन ये भाई। अर्ली जो टॉप ऑर्डर जब होता है डाउन, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि चौथे पांचवें नंबर पे अगर श्रेयस 3 पे भी आता है तो चौथे तो पांचवें निहाल नंबर पे वडेरा, आपको एटलीस्ट कोई चाहिए। तो वडेरा आएगा ना 4 पे। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि अगर सब अग्रेशन पे खेलते हैं, क्योंकि पॉन्टिंग का मैं हमेशा से वो एज अ कैप्टन भी उनका वही अप्रोच था कि हमें अग्रेसिव साइड ही बन के रहना है।
फिर वो चाहे सौरव गांगुली की इंडिया के सामने हो या फिर नासिर हुसैन की इंग्लैंड के सामने हो, लेकिन वो हमेशा वो अग्रेसिव अप्रोच काम नहीं करेगा। वो उसकी क्या है कि वो एक जिद बन गई है, अगर 50 पे 6 है तो भाई भी अब भाई वो कोच मार है, चन्नई तो अब मैं उसकी यहाँ है। पे मैं अग्रेसिव यहाँ पे क्रिकेट ये तो चीज चलेगा कहना ही, चाहूंगा क्योंकि कि हैदराबाद में भी अग्रेसिव क्रिकेट चलता ही चलता है। अग्रेसिव क्रिकेट तो हैदराबाद में भी चलता है। नहीं, हैदराबाद की प्रॉब्लम मैंने जैसा बोला ना कि जैसे बेसबॉल इंटरनेशनल में है, वैसे आईपीएल का बेसबॉल हैदराबाद वालों का है कि 200-250 ऐसे मार दो कि वो सामने वाला ऐसे हो ही जाए कि अरे भाई ये क्या कर दिया, तो वो लोग उधर गलत है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, ये सब लोग आपने लिए तो है। ईशान किशन का कैसा फॉर्म था पहली मैच में 100 मारने के बाद, हम सबने देखा है। तो ये सब लोग ना हैदराबाद के बाहर एक्सपोज हो ही जाते हैं। हैदराबाद फ्लैट पिच है ऑलरेडी। अगर आप मुल्लनपुर को ऐसा समझते हो कि ये फ्लैट पिच है, तो मैं आपको ना बोल देता हूँ, क्योंकि वो पंजाब के बाहर प्रॉब्लम क्या होती है, इवन धर्मशाला धर्मशाला में मैंने एक सीएसके की मैच देखी है जो अनरियल मैच थी। लिटरली समथिंग लाइक 130 पे ऑल आउट हो गए थे, फिर सामने पंजाब को मतलब हार्ड हो गया था वो चीज करने को, मैच हार गई थी। तो इवन ये चीज है। चंडीगढ़ पे जो हमने क्वालिफायर 1 देखा, वहां पे भी शुरू में पावर प्ले में सिर्फ 3 विकेटें गिरी थी, उसके बाद भी उनके अग्रेसिव अप्रोच की वजह से वो मैच हाथ से गया है। सारे आके मारने देख रहे थे, चीज वो थी। मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि अगर समवन लाइक स्टीव स्मिथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस आता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। वो भले ही आज के टाइम पे स्मिथ ये लोग सब जो सो कॉल्ड, एक मैं अपना पॉइंट प्रूव कर देता हूँ कि सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस जो टेररिज्म वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि 40 इतने में मारे उतने में मारे, भाई अगर आप उस टाइम पे उस सिचुएशन पे खड़े हो ना, तो आप अगर हिट करने जाओगे तो आपकी टीम को नुकसान है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। बट अगर वो मैं तो 40 वही मार रहा है, काउंटर करना चाहता हूँ कि स्टीव स्मिथ का रीसेंट T20 फॉर्म देखो तो वो अग्रेसिव ही खेल रहा है। इवन सिक्सर्स के लिए पिछले साल उसने 2 सेंचुरीज मारी थी, वो अग्रेसिव ही खेल रहा है फिर से T20। मेरा वही चीज है कि ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलिया है वंस अगेन। इंडिया में उसने कैसा खेला है वो हमें भी पता है। तो हाँ लविश, तुम्हें कुछ भाई ऐड करना है इसमें? स्टीव स्मिथ तो चलो ठीक है भाई, पर स्टीव स्मिथ खेलेगा कहाँ पे? अगर वो खेलेगा तो वडेरा क्या बेंच करना पड़ेगा। चल, इम्पैक्ट प्लेयर स्टीव स्मिथ आ गया। मेरे को बैटिंग ऑर्डर बताओ। ओपनिंग तो प्रियांशु प्रभ करेंगे, कंफर्म है। वन प्रियांश डाउन प्रभ आएगा, ओपन, 3 पे श्रेयस, वन डाउन श्रेयस। 4 पे स्मिथ, हाँ 4 पे स्मिथ कह रहा हूँ मैं, 5 पे वडेरा। नहीं, हाँ, यार बैटिंग ज्यादा ही लो चली जाएगी। सुन तो सही, बॉलर 6 पे कम पड़ भाई स्टोइनिस, जाएंगे। 7 पे उसको शशांक। डेप्थ कहते हैं। 6 पे स्टोइनिस, तू 7 पे समझ शशांक। तू समझ सीएसके का यही अप्रोच रहा है हर साल, हमेशा फिर बैटिंग डीप करते हैं। घूम फिरा के फिर पे वही बात आ गई ना कि फिनिशर तुम्हारे पास रहा ही नहीं, अकेला शशांक। अरे तो ग्रूम करेंगे ना, ग्रूम करेंगे। जो ग्रूम अप्रोच है, पॉन्टिंग को ग्रूम करना वैसे भी अच्छा आता है, प्रियांश आर्या को ग्रूम किया ही होगा ना उन्होंने। और ग्रूम जेवियर तो किया है। जेवियर बार्टलेट भी तुम्हें जेवियर पता है कि क्यों लिया है? तुम्हें भी पता है वो किस कोटे से आया है? क्योंकि अगर वो विकेट नहीं गई ऑस्ट्रेलिया होती कोटा। ऑस्ट्रेलिया में, नहीं ऑस्ट्रेलिया में अगर वो विकेट नहीं गई होती कोहली की, या फिर उस मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया होता, तो वो भी नहीं दिखता आपको इस लिस्ट में। ये सिर्फ मैं आपको बता के दे रहा हूँ। वरना मेरा पॉइंट वही है कि बॉलर्स में काइल जेमिसन को आप कीजिए बैक और उन्हें लीजिए। वरना फिर आई वुड स्टिल से जेसन बेरेंडोर्फ भी आपके पास ऑप्शन में है, रियली गुड पेसर। विल तो ये ओरुल की। दो ऑप्शंस बचते हैं। विलियम और के मैं पर्सनली थोड़ा बायस्ड होकर चाहता हूँ कि वो सीएसके में एलिस के बैकअप में आए, क्योंकि एलिस को लेफ्ट सीएसके ने जाने नहीं दिया, आई थिंक सो। मतलब वो बैक करेंगे एलिस को। उसकी उसकी मजे की बात यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी, वहां पे बहुत सी न्यूज और इनसाइडर रिपोर्ट है मेरे पास। मैं एक ग्रुप में हूँ जहाँ पे सीएसके की अंदर की खबरें, बहुत सी टीमों ने अप्रोच किया था फॉर ट्रेड फॉर एलिस, लेकिन उन्होंने ना बोल दिया कि नहीं हम ऑलरेडी रिटेन करने ही वाले हैं उसको। तो वो अच्छी बात है उसके लिए। तो मे बी खैर यू वुड नो अबाउट जडेजा ट्रेड डील पहले से ही थोड़ा बहुत कंफर्म। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे को आइडिया तब था जब संजू सैमसन का ट्रिस्टन स्टब्स के साथ पहले लिंक हुआ था कि वो आरआर में आएगा वगैरह। उसके बाद सिर्फ एक खबर ऐसी उड़ रही थी कि सीएसके आर इंटरेस्टेड इन। तब मेरे को पता था कि शायद आ सकता है, शायद नहीं आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे उतना कुछ सोचा नहीं था। उसके बाद जो हुआ वो अलग बात है।
तो दूसरी सेम चीज अगर हम बात करें आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब लियाम लिविंगस्टन का वो जो आई थिंक फिनिशर एरिया है, अगर हम जितेश को टॉप ऑर्डर या फिर मिडल ऑर्डर में रखे, लिविंगस्टन वाला जो एरिया है वहां पे कौन वो गैप फिल करता है? मेरे हिसाब से सब लोग जो डेविड मिलर बोल रहे हैं, परफेक्ट बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन अगर डेविड मिलर नहीं आते तो आप किसको देखते हैं? लविश, आप ही बताइए पहले। फिनिशिंग की जगह पे भाई, या एक तो पहली बात तो बजट देख के चलना है। बेसिक ओवरसीज आपको बता देता हूँ, फिल सॉल्ट, हेजलवुड कंफर्म्ड है 11 में, ये दो कहीं नहीं जा वो रहे। खेलेंगे, रोमारियो शेफर्ड भी वो कहीं ना भी कहीं खेलेगा। है। तो चौथा एक बचता है, वो या तो आप स्पिन ऑलराउंडर लीजिए या तो पेस ऑलराउंडर लीजिए। मेरे हिसाब से माइकल ब्रेसवेल इज अ रियली गुड पिक। सेम फॉर लियाम डॉसन ने उतने मैचेस नहीं खेले हैं T20 में, लेकिन 100 में ही इज रियली गुड। तो ये दो नाम मेरे मन में आते हैं, बाकी आप बताइए। माइकल ब्रेसवेल ठीक है, अगर स्पिन भी यानी कि इम्प्रूव हो जाएगी फिर, इनके जैसे ट्रैक हैं, बाकी स्पिन भी इनकी ठीक हो जाएगी, 2-3 ओवर निकाल देगा, 4 स्पेल नाच और करे शायद। मजे की बात यह है कि अगर पुणे में खेलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2018 में जब सीएसके पुणे में गई थी, वहां पे उन्होंने कर्ण शर्मा को खिलाया था एक मैच में, जहां तक मेरे को याद है, एसआरएच के सामने। तो ये तो फिर भी माइकल ब्रेसवेल, कृणाल पंड्या और सुयश शर्मा बचते हैं आपके पास। ये वही चीज है कि अगर सुयश या फिर कृणाल में से कोई पिट रहा है तो आपके पास ब्रेसवेल जैसा एक्सपीरियंस बॉलर ऑलरेडी पड़ा है साइड में, तो आप उसको खिला ही सकते हो। तो ये नहीं, एक एक तरीका जो बनता है। एक जो भी नाम बोला करण शर्मा, ये आरसीबी में वापस आ पाएगा एज ए अगर आप रिप्लेसमेंट के लिए सही। लकी चार्म के लिए कह रहे हो तो आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एज ए लेकिन रिप्लेसमेंट हाँ, भी कह रहा हूँ। नहीं नहीं है वो रिप्लेसमेंट नहीं, वो ऑप्शन में ही आएंगे मोस्टली। तो हाँ, मंत्रा तुम्हारा क्या कहना है इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे लियाम लिविंगस्टन? वैसे तो मैं उतना, सबको पता है कि मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ सिंस 2022 आफ्टर मैच ऑफ आईपीएल, लेकिन कौन आता है उस जगह? आरसीबी ने तो सोचा था कि लियाम लिविंगस्टन को ही बायबैक करेंगे, इवन फैंस ने सोचा था, नॉट आरसीबी ने। बट चीज यही है कि अब उस वो वापस तो अकेला ऑप्शन है, ठीक है। अब रही बात जैसे कि कर रहे हैं करण शर्मा की, ठीक है। अब आरसीबी का इतिहास रहा है, वो कभी भी प्लेयर बायबैक नहीं करती है, ऑनेस्टली। वो एक बार जिस प्लेयर को जाने देती है उसको वो वापस लेती नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, अच्छा तो सबसे पहले अपने शो के बारे में मतलब शो में सबसे पहले बताया था वियान मोल्डर के बारे में। वियान मोल्डर को आरसीबी टारगेट कर सकती है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लिविंगस्टन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है एज अ फिनिशर, तुम देखने जाओ तो इवन वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेगा, एंड सॉरी आई मीन थोड़ी बहुत स्पिन भी कर लेगा। एंड एक और बात मैं तुमको बताना, सॉरी वो फास्ट बॉलर है। एंड एक और मैं बनाना चाहूंगा, हसरंगा। हसरंगा आई नो उसकी बैटिंग वीक है, बट तुमको अगर थोड़ा बहुत स्पिन, तुम्हारा गेम स्ट्रॉन्ग करना है वापस से, तो तुम हसरंगा पे जा सकते हो वापस से, क्योंकि उसने शायद से 2022-23 में उतना कुछ खराब नहीं किया। 22-23 में बहुत इन्वेस्ट किया था उन लोगों ने हसरंगा पे। एंड अगर तुम इंडियन रिप्लेसमेंट देखने जाओ, बिकॉज दिट इज मोस्ट बेस्ट थिंग, तुम इंडियन रिप्लेसमेंट देखने जाओ तो एक अभिनव मनोहर इज वेरी गुड प्लेयर। शुरुआत में गुजरात के लिए खेला, हैदराबाद के उसको जितने चांसेस मिले उसके अंदर उसने अच्छा किया हैदराबाद के लिए। तो मेरे जहन में ये 2-3 नाम आते हैं। मैं रचिन को इसलिए कंसिडर नहीं करता क्योंकि रचिन एक टॉप ऑर्डर प्लेयर है, तो उसको नीचे खिला के उसके पोटेंशियल्स वेस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। एंड बाकी देखने जाओ तो ऑप्शन है, अब डेरियल मिचेल है, जेसन होल्डर है, बट ये सारे प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता आरसीबी कभी टारगेट करेगी। सो मेरे हिसाब से ये 3 प्लेयर्स है, अभिनव मनोहर अपना, उसके बाद व्हाट वनिंदु अबाउट हरभजन, जेसन होल्डर? जेसन होल्डर, यस जेसन होल्डर को ट्राई कर सकते हैं। बट वही है कि उसका हाल में जो फॉर्म है, एंड हाल में वो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट मुझे नहीं पता वो कितना खेला है कितना नहीं, बट वही। सो शायद से उसको ये सारे जो लीग्स आएंगे ना अभी, वो सारे लीग्स में शायद कुछ अच्छा खासा परफॉर्म कर दे तो कुछ अलग बात हो सकती है। बाकी मेरे को नहीं लगता है उसको कोई टीम कंसिडर कर रही है फिलहाल के लिए तो। तो ये तो पूरा मैंने मेरे हिसाब से प्री ऑप्शन एनालिसिस कर दिया। अब थोड़ा आपके क्या बोलते हैं, फेवरेट मोमेंट्स के बारे में जानते हो ऑफ बोथ द टीम्स। आपका फेवरेट आरसीबी और पंजाब मोमेंट, आपको दोनों टीम्स के बारे में बताना है कि पंजाब का फेवरेट और आपकी फेवरेट आरसीबी मोमेंट ऑफ ऑल टाइम
कौन सी? ऑल टाइम। लविश। लविश। भाई हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट, हाईएस्ट चेज लोएस्ट डिफेंड, फेवरेट तो वही है। दोनों आए भी केकेआर के अगेंस्ट है, जिन्होंने 2014 में ट्रॉफी जीत ली थी हमसे ही, तो इसलिए। मैं अपनी बात करूँ तो आरसीबी ने एक जो आरसीबी आरआर हुई थी जिसमें डिविलियर्स प्लेड रियली वेल, तो वो मेरी सबसे फेवरेट मैच है उनकी। दूसरी तो वो गुजरात लायंस वाली जो जहाँ पे दोनों ने पार्टनरशिप की थी, वो है। और एक पर्टिकुलर मैच मेरे को याद आती है जो बहुत कम बात होती है उस मैच की, लिटरली बहुत कम बात होती है, सिर्फ उसका रेफरेंस निकलता है कि जो केएस भरत ने एक सिक्स मारी थी, वो दिन मेरे को अभी भी क्यों याद है मैं बताता हूँ। उस टाइम पे एक टाइम पे दो मैचेस चल रही थी, एक थी आरसीबी डीसी और एक थी एमआई एसआरएच। तो वो हम क्या करते थे, एक की ओवर खत्म हो तो दूसरी देखते थे, जहाँ पे फिर पता चल गया कि एमआई इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई, तो फिर वी शिफ्टेड टू दैट मैच बिकॉज वो इंटरेस्टिंग बन गई थी। बाकी इस साल की उनकी जो चेपॉक वाली विक्ट्री थी, वो मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत बढ़िया थी। और वो इतनी मेरी मैचेस है जो आरसीबी की फेवरेट है। पंजाब में व्हेन सेमीफाइनल 2014 सेमीफाइनल, जहाँ पे आई थिंक वीरेंद्र सहवाग स्कोर्ड 100 अगेंस्ट सीएसके, वो मेरी पर्टिकुलरली फेवरेट मैच है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि हाई स्कोर लो स्कोर जो आई थिंक 23-24 में हुआ था अंडर श्रेयस अय्यर्स कैप्टनसी, वो बहुत बढ़िया मैच थी। सेम इस साल प्रियांश आर्या का सीएसके के अगेंस्ट नॉक मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था। उसने बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन उस मैच में किया था। तो ये मेरी फेवरेट मैचेस है इनकी। आप बताइए आपकी फेवरेट आरसीबी पीबीकेएस मैचेस ऑफ ऑल टाइम कौन सी है? एक शायद डेविड मिलर ने नॉक खेला था 101 का शायद, आरसीबी के अगेंस्ट ही, तो एक नहीं वो नहीं, नॉक अच्छा सीएसके के था। अगेंस्ट था वो। सीएसके के अगेंस्ट उन्होंने मारा था। वो मेरे को याद है, उन्होंने 100 मारे थे। उसके याद पहले है। के ईयर में पॉल पॉल वल्थेटी ने मारा था 100, जब उनका एक बाकी बहुत बड़ा नाम हुआ था उस मैच के बाद। आरसीबी आरसीबी के की अभी भी अगेंस्ट मैच। मेरे को एक मैच वो याद आ रहा है जिसमें शायद हरप्रीत ब्रार ने अच्छा परफॉर्म किया था, अनएक्सपेक्टेड विकेट निकाल के दे दिए थे, मैक्सवेल, डिविलियर, विराट कोहली। तो वो मैच भी यानी कि एज ए बॉलर उसने जो खेला था, पर आज तक उसको वो हाइप भी नहीं मिली कभी, वो प्लेयर अंडररेट का अंडररेट ही रह गया। हाँ तो मंत्रा, तुम्हारे कौन से फेवरेट मैचेस है आरसीबी एंड पीबीकेएस? अगर मैं सबसे पहले पीबीकेएस की बात करूं तो पीबीकेएस का जो हाईएस्ट चेस था कोलकाता में ईडन गार्डन्स में, वो मेरे लिए सबसे क्रेजी बात है क्रिकेटिंग देखने की, कि यार 260 रन चेज होते हैं। उसके बाद अब भी इसी साल उन्होंने सबसे लोएस्ट टोटल को डिफेंड किया था, डिस्पाइट ऑफ केकेआर हैविंग गुड बैटिंग, रसल वसल खड़े थे, बट स्टिल वहां से मैच को ले जाना अपने तरफ, वो उनके मुझे पीक लगता है उनका। टू बी ऑनेस्ट मैं पंजाब के मैचेस एंजॉय करता था जब केएल राहुल होता था टीम में। केएल राहुल का एक एरा था पूरा जो 3 साल का, उसके अंदर वो मैचेस मेरे को पीक लगते थे पंजाब के। सो ये एक हो गया। सेकेंडली अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी का मेरे लिए फेवरेट मैच होगा गुजरात लायंस के साथ 2016 के अंदर क्वालिफायर 1, विच वाज ऑलमोस्ट वन। एंड वहां से एबी डिविलियर्स उस मैच को जिता के लाया। हालांकि एबी डिविलियर्स ने काफी मैचेस जिताए, बट वो जो प्रेशर होता है क्वालिफायर 1 का, वो प्रेशर हैंडल करना, वो मेरे लिए सबसे पीक मोमेंट है। सेकेंड में इसी साल की बात करूं तो इस मैच के बारे में ज्यादातर बात नहीं होती है, चिन्ना स्वामी की फ्लैट पिच। राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छे से बैटिंग कर रही है, सिर्फ 190 रन चेस करने, उन्होंने पावर प्ले में कुछ 70 रन जड़ दिए थे। वहां से वापस मैच फंसा, कुणाल पंड्या ने फंसाया, बट एंड में ध्रुव जुरेल ने भुवनेश्वर कुमार को 24 रन मार दिए। अब 12 बॉल में सिर्फ 70 रन चाहिए, एंड वहां से जॉश हेजलवुड मैच को वापस घुमा के लेके आया। वो एक ध्रुव जुरेल का एक रिव्यू जो था, वहां से जो मैच पूरा पलटा, वो मेरे लिए पीक मोमेंट था। तब मुझे हुआ कि यार ये टीम जीत सकती है यहाँ से ट्रॉफी। सो ये दो पीक मोमेंट्स मुझे लगते हैं। और लोएस्ट मोमेंट्स तो आई वुड से 49 ऑल आउट, पंजाब सॉरी हैदराबाद के साथ जो 2022 में 68 पे ऑल आउट हुए। लो मोमेंट्स आरसीबी के बहुत है, वो एक चीज है। एंड मुझे एक और अच्छा मूवमेंट लगता है सैमुअल बद्री की हैट्रिक, एंड इवन हर्षल पटेल की हैट्रिक।
हर्षल पटेल की हैट्रिक है अच्छी खासी रेटेड है, बट सैमुअल बद्री की हैट्रिक इज वेरी अंडररेटेड। एंड शायद से वो चिन्नस्वामी पे ही आई थी, मेरे को याद हो तो वो एक बहुत बड़ी बात है विच इज वेरी अंडररेटेड थ्रू आउट द इवन आरसीबी फैंस। तो अभी थोड़ा रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें कोई फायर नहीं है और कुछ रैपिड भी नहीं है हमारे हिसाब से, वरना 1 घंटे का मार्क ऐसे ही क्रॉस नहीं किया हमने कभी, जैसे अभी कर दिया है हमने। तो रैपिड फायर में मैं आपसे थोड़े सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने हैं, एज इजी एज दैट। तो आपके हिसाब से अंडररेटेड आरसीबी एंड पीबीकेएस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम कौन सा है? मैं पंजाब का एक नाम लेना चाहूंगा जो है परविंदर अवाना। ये एक पेस बॉलर हुआ करते थे, जो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे। तो ये एक ऐसा नाम था जिन्होंने एक सेंसेशन खड़ी कर दी थी अराउंड द इंडियन टीम, और कुछ मैचेस उन्होंने जिताए भी थे। तो उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ। सेम मैं चीज बोलूंगा, आपको थोड़ा शॉक लगेगा, मयंक अग्रवाल इन पीबीकेएस वाज रियली अंडररेटेड। मतलब एक आरसीबी के सामने जो दुबई में आई थिंक मैच थी उसमें 100 मारे थे उन्होंने, और अग्रेशन पर्सनली उनका मुझे बहुत बढ़िया लगता था। तो ये अंडररेटेड दो मेरे प्लेयर्स हैं। आरसीबी की बात करूं तो एक टाइम पे श्रीनाथ अरविंद वाज अ रियली गुड नेम टू बी स्पोकन आउट ऑफ माय नेम। ये एक ऐसा नाम था जो हमेशा अच्छा करे ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन हमेशा करता था अच्छा, मैं ऐसा बोलूंगा। और दूसरी साइड हर्षल पटेल इज अंडररेटेड आफ्टर 2022, जो हुआ उनके साथ वो उसकी वजह से ओवररेटेड हो गए। तो ये चीज है। सेम गोस फॉर क्रिस गेल। क्रिस गेल जब आए थे तब उतना कुछ रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे, तो उनका उतना कुछ नाम नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो ये एक अंडररेटेड नाम है। बाकी बहुत पहले अगर मैं आपको ले जाऊं तो वहां पे एक विकेट कीपर हुआ करते थे आरसीबी में, विच वॉज भरत चिपली। ये अच्छा खेलते थे तभी उस टाइम पे। और वो थे मतलब उस टाइम पे कैसा था कि T20 मतलब क्या 150 160 बार तो बहुत हो गए उस टाइम पे। अभी जब से एसआरएच आया है तो सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन ये नाम है मेरे हिसाब से। तो मंत्रा, तुम्हारे हिसाब से अंडररेटेड आरसीबी एंड पीबीकेएस प्लेयर्स कौन से हैं? अंडररेटेड पंजाब के प्लेयर की मैं बात करूं तो जैसे कि उसने एक मयंक अग्रवाल बोला, मेरे जहन में था मयंक अग्रवाल, बिकॉज मयंक अग्रवाल एंड केएल राहुल का वो जो ओपनिंग का एरा था कोविड के टाइम, टू बी प्रिसाइज 2018 19 18 में नहीं, शायद से 19 20 21 का जो था वो बहुत अच्छा था। एंड मयंक अग्रवाल ने काफी अच्छे मैचेस पंजाब के लिए निकाल के दिए। मेरे दिमाग में मयंक अग्रवाल का पीक पंजाब में आता। सेकेंड, बहुत कम बात होती है उसके बारे में, दैट इज रिद्धिमा साहा। रिद्धिमा साहा ने इवन फाइनल्स में 100 मारे थे एंड इवन पंजाब के लिए उसने बहुत अच्छा किया है। तो ये दो मुझे अंडररेटेड नाम लगते हैं पंजाब किंग्स से। और एक और नाम है हाशिम आमला। सिर्फ 2 साल खेला था बट उसने पंजाब के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर, शायद से एक 100 भी बनाई थी हाशिम आमला ने। सो ये है। अब रही बात आरसीबी की, तो आरसीबी के अंदर अंडररेटेड प्लेयर्स की बात करूं तो एक तो नाम आता है इकबाल अब्दुल्ला। वो उस टाइम बहुत अच्छा स्पिनर हुआ करता था 2016 में। हमारी बॉलिंग जो थी वो इकबाल अब्दुल्ला एंड श्रीनाथ अरविंद पे डिपेंड करती थी। फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज टाइमन मिल्स एंड दिस काइंड ऑफ इकबाल प्लेयर्स। अब्दुल्ला वाज अ स्पिनर, जस्ट टू हाँ, बी मैं वही कह रहा हूँ, प्रिसाइज। स्पिनर और एक पेसर। इकबाल अब्दुल्ला स्पिनर एंड ये अपना पेसर, वो उन पे ही रिलाई करती थी। जैसे आज की डेट पे कुणाल पांड्या और जोश हेजलवुड पे रिलाई करती है अच्छी खासी, बट हाँ। तो ये एक है। हर्षल पटेल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 2021 में, विच वाज आउट ऑफ मतलब एक्सपेक्टेशंस के बाहर की चीज है। एंड तुम कभी कभार चीजों को फ्लूक कह देते हो, बट मुझे नहीं लगता, जो कुछ लोग कह देते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि किसी बॉलर के लिए फ्लूक चीज एक सीजन में आना। एक आध मैच हो सकता है यार, बट एक सीजन तुमको, वो ड्वेन ब्रावो की सीजन से कंपेयर होने लगा था वो सीजन हर्षल पटेल के लिए। एंड एक और नाम जो आज भी आरसीबी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, शायद से मजाक उड़ा देते हैं उस प्लेयर का, वो है देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल ने कभी भी आरसीबी के लिए बुरा नहीं किया है, आई डोंट थिंक सो। उसने कभी मतलब उतना नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं एसआरएच की दिया। मैच को छोड़े उतना तो। नेगेटिव, आई नो वो लास्ट सीजन था एबी डिविलियर्स का, वो काफी स्लो खेला था 52 बॉल पे 50, बट उतना नेगेटिव इन परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना लोग उसको रेट करते हैं। इवन इस सीजन तुम देखो तो उसने अपने गेम में बहुत बदलाव किए हैं, लाइक बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना एंड ऑल। सो वो एक अच्छा टैलेंट है जो शायद आरसीबी ग्रूम करना चाहती है एंड आई होप करे। सो ये 3 अंडररेटेड नाम आरसीबी से मुझे लगते हैं। भाई मेरे को तो पंजाब की पता है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को आरसीबी के बारे में इतना नहीं पता क्योंकि मैं अपनी टीम ही फॉलो करता हूँ ज्यादा।
बाकी पंजाब में 3 नाम जब से मैंने देखना चालू किया मैं तब से ही बात करूंगा। एक तो प्रभ सिमरन की आज तक उसको उतनी वैल्यू मिली नहीं। दूसरा एक शशांक और तीसरा ये हरप्रीत बराड़। इन तीनों को वो यानी कि एटलीस्ट इंडिया के लिए एक आधा मैच वो तो डिजर्व करते हैं, चाहे छोटी मोटी सीरीज में चांस देना बनता है यार उन तीनों को। प्रभ सिमरन नेशनल गेम्स में खेले थे, वो मेरे को याद है, जब ऋतुराज कैप्टन नहीं, थे मैं उसमें। सीरीज वगैरह कह रहा हूँ, सीरीज वगैरह में इनको कोई चांस नहीं अभी तक मिला। नेशनल गेम्स इज नॉट अ सीरीज, वो मैं सिर्फ बता दूं। मैं पर सीरीज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नाम जो आता है मेरे मन में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में आता है वो है ओवररेटेड प्लेयर, आपके हिसाब से वेस्ट कौन है? इंडीज कोटा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ओवररेटेड पहले बता देता हूँ। मेरे को लियाम लिविंगस्टन के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, देखो मेरे मन में। मैं 2022 तक उसकी हिटिंग का सबसे बड़ा फैन था, मतलब मैं चाहता था कि ये सीएसके में आए, जहाँ पे वो 10, 50, 11 तक गए थे सीएसके वाले, लेकिन फिर वो आ नहीं पाए। फिर मैं आपको एक साल आगे कौन की बात बताऊँ, कौन से वाले लिविंगस्टन की बात कर रहा है, आरसीबी वाले या पंजाब वाले? पीबीकेएस वाले की, 2022 वाले। तो उसके बाद 2023 में मैं एक वर्ल्ड कप मैच देखने गया था, जो थी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मैं 12वीं आर्मी और उसके ऑस्ट्रेलियन फैंस के एग्जैक्ट बीच में बैठा हूँ। तो 12वीं आर्मी वालों से मैंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस लियाम लिविंगस्टन गाय, इज ही गुड फॉर यू इन टी20s एंड ओडीआईज और नॉट? तो उनका यही सेम जवाब था, जो मैं उसके बाद से कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, कि ये बंदा सिर्फ डोमेस्टिक में अच्छा है, इंटरनेशनल में ओवरऑल वेस्ट बन गया है थ्रू आउट। उसको अभी इतने चांसेस भी नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी इज डूइंग गुड इन आईएल टी20। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही आती है कि वो जब जब आने लगता है आईपीएल नजदीक, वहां पे उनका फॉर्म अचानक से कहीं पे चला जाता है, पता नहीं इंग्लैंड वापस भेज देते हैं क्या है। तो आरसीबी में तो मैंने जो बोला, आई थिंक हर्षल पटेल 2022 के बाद बहुत ओवररेटेड बन गए, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि जो पूरा एक रीबूट किया आरसीबी ने विथ लेटिंग गो ऑफ सिराज हर्षल इन 2025, तो वो उसकी वजह से वो इफेक्ट उनको कहीं ना कहीं वो भी दिखी है कि परफॉर्मेंस तो आ रही है लेकिन चाहिए वैसी नहीं आ रही है। हाँ लविश, तुम्हारे हिसाब से ओवररेटेड प्लेयर कौन है सीएल, सॉरी आरसीबी और पीबीकेएस का? क्रिस गेल को छोड़ के मैं बाकी सारे वेस्ट इंडीज कोटा जो भी है, जो कोटरल आया था, ओडियन स्मिथ था, ये सभी के सभी मेरे को एक नंबर के फ्रॉड थे। और एक प्लेयर था जो इंग्लैंड की तरफ से आया था, उस टाइम पे नंबर 1 प्लेयर था T20 का वर्ल्ड डेविड मलान। में। हाँ, मलान। बहुत अरे उसकी हाइप भाई उठी थी। भाई उसको मौके ही नहीं मिले भाई, तू रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा। मैं उसका फैन हूँ इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ। उसको मौके नहीं मिले, उसको मैचेस भी तब मिली जब वो एक मैच के लिए केएल राहुल बीमार हुआ और मयंक अग्रवाल कैप्टन था। मेरे को सिर्फ वही उसकी एक ही मैच याद आती है, जहां पे उसको एक मैच मिली थी। उसके बाद वो गुम हो गया है, लिटरली वो रिटायर हो गया है वो। वरना उसके पास बहुत बढ़िया टैलेंट था, वो टेस्ट में भी ठीक ठाक बिलो एवरेज करता था, एशेज भी खेला है वो, एक वो इंडिया के सामने भी खेला है। लेकिन यही दो नाम मेरे को, जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि डेविड मलान के साथ तो इनजस्टिस हुई है, टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लीस्ट अप्रिशिएटेड आरसीबी और पीबीकेएस प्लेयर, मतलब उसकी कोई मेरे ज्यादा को तो उसमें ओवररेटेड रैंक। बोलने दे। हाँ तू रह गया, भूल गया, हाँ ओवररेटेड बता। ओवररेटेड में देख, लिविंगस्टन जो कहा वो तो है आरसीबी से। उसके बाद अगर मैं ओवररेटेड की बात करूं तो एक बहुत प्लेयर खेलता था आरसीबी से, जो पूरे 10 मैचेस खेला है, सर डैनियल क्रिश्चियन। उसके बाद आरसीबी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था काइल जेमिसन पे, एंड उसने उस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया नहीं था। अब रही बात पंजाब की, तो ये बहुत बड़ा नाम हो सकता है तुम लोगों के लिए, बट जितना टाइम पंजाब में मैंने युवराज सिंह को देखा है, मुझे इतने इफेक्टिव नहीं लगे थे वो। थोड़ा बड़ा नाम है, बट यस आई विल टेल यू, मुझे पंजाब से युवराज सिंह थोड़े से ओवररेटेड लगते थे। एंड सेकंड, जैसे कि लविश भाई ने बताया अपना वेस्ट इंडीज कोटा, कि ऑडियंस में एक मैच आरसीबी के सामने वो निकाल दी, फिर उसको पूरे सीजन खिलाना,
वो जो चीज थी वो मेरे को काफी खराब मूव लगे उनके, जितने भी लाइक मैं बताऊं बिग बैश के प्लेयर्स पे वो करते हैं। एंड एक और नाम है जिसपे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, वो है सैम करन। सैम करन सीएसके के लिए अच्छा खेला है, नो डाउट, बट सैम करन को पंजाब के अंदर कैप्टन बनाना, उसको 3 नंबर पे भेजना, जो एक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देना एंड उसके बाद उसका परफॉर्मेंस नहीं आना, तो वो थोड़े मुझे ओवररेटेड तो लगे कि लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। क्योंकि यार वो बंदा 5 नंबर 6 नंबर ठीक है यार, तुम उसको 3 पे भेज रहे हो, तुम उसको कप्तान भी बना रहे हो, तुम उससे 4 ओवर भी डलवा रहे हो, तो आई थिंक सो वो थोड़ा सा ओवररेटेड है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो 3 नंबर नेक्स्ट मूव का तो क्वेश्चन। ठीक है, पर कैप्टनसी इतनी भी बुरी नहीं की उसने, कि डेब्यू कैप्टनसी एक तरह की उसने की थी। बाकी 3 नंबर का तो चल मैं मानता हूँ कि नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, पर उसने कैप्टनसी इतनी बुरी भी नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीस्ट अप्रिशिएटेड आरसीबी पीवीकेएस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मतलब उसकी कोई उतनी तारीफ नहीं करता बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो पंजाब में कौन, मतलब मैं कह सकता हूँ कुमार संगकारा में भी, मेरे को जो पहला नाम अभी याद आ रहा है, मतलब उतना उनकी तारीफ नहीं की। डेविड मिलर का मैं नाम लेना चाहूंगा इधर। डेविड मिलर की उतनी तारीफ नहीं की जाती थी, और सिर्फ एक नहीं, मिलर सीजन की के लिए होती थी। अगर, मतलब उतनी मेरे हिसाब मिलर की से नहीं तारीफ होती थी। थी। फिर 2018 में एक नाम जिन्होंने आई थिंक अच्छा किया था फॉर पंजाब में भी, इट वाज अंकित राजपूत। में भी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, तो ये एक नाम है मेरे मन में। आरसीबी में ऐसा है कि बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देवदत्त पडिक्कल का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उनकी, अगर वो एक इनिंग को बाजू में छोड़े, बाकी मेरे को तो उनका 2020 का डेब्यू भी याद है, जिस तरह से एसआरएच के सामने उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था। तो ये नाम मेरे को याद आता है फॉर आरसीबी एंड पीबी के। ऐसा मंत्रा, अब तुम बताओ। उससे पहले अगर मैं पंजाब के लीस्ट अप्रिशिएटेड प्लेयर्स की बात करूं, तो आई वुड से मोहम्मद शमी एंड अक्षर पटेल। बहुत लंबे अरसे तक इन दोनों ने पंजाब के लिए सर्व किया है एंड बहुत अच्छा किया था इन दोनों ने। आज की डेट में शायद अक्षर पटेल का नाम मोस्टली नए वॉचर्स जो भी होंगे वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जानते हैं, बट आई वुड से अक्षर पटेल का राइज कह सकते हैं कि राइज वो पंजाब से आया था। एंड मोहम्मद शमी ने भी पंजाब के लिए बहुत अच्छा किया है। तो ये दो मुझे लीस्ट अप्रिशिएटेड लगते हैं। उसके बाद अगर मैं आरसीबी की बात करूं, तो आई वुड से दिनेश कार्तिक। यस, ये थोड़ा नाम शॉकिंग है, बट 2022-23 में टू बी प्रिसाइज उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एंड आई वुड से 2022 में तो सेकंड या थर्ड मोस्ट रन गेटर थे वो आरसीबी के लिए। उसके बाद अगर मैं आरसीबी से लीस्ट अप्रिशिएटेड प्लेयर की बात करूं, तो केएल राहुल के बारे में मैं आरसीबी के उस बिहाफ में काफी कम बात होती है, बस जब भी ऑक्शन में आते हैं तभी बातें शुरू होती है कि हम उसको लेंगे, बट तुम उसके अच्छे करियर के बारे में कभी बात नहीं करते। उसके बाद आई नो केएस भरत को लोग काफी ट्रोल करते हैं, बट उसने सिर्फ 4 या 5 मैच खेले आरसीबी के लिए, जिसमें से 3 50s बनाए थे उसने। तो केएस भरत इज वेरी लीस्ट अप्रिशिएटेड एज ऑफ फॉर आरसीबी। एंड अगर मैं थोड़े टाइम में पीछे जाऊं, तो विनय कुमार एंड रॉस टेलर। विनय कुमार एक टाइम पे आरसीबी में फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हुआ करते थे, और रॉस टेलर ने 2011 में शायद से फाइनल्स में ले गए थे वो। 2011 में आरसीबी के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे वो। सो या ये नाम है आरसीबी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अक्षर पटेल का एक क्रेजी ट्रिविया मैं अगर आपको दूं, 2018 में जब मेगा ऑक्शन था, सब टीम को छोड़ के पंजाब ने सिर्फ अक्षर पटेल को रिटेन किया था। उनके अलावा किसी को रिटेन नहीं किया था 2018 में पंजाब ने। तो ये बहुत ही क्रेजी चीज थी उस टाइम पे। तो ये चीज थी। उसके बाद हम थोड़ा अभी इस ऑप्शन के रैपिड फायर की बात करें, तो सबसे ज्यादा महंगा ग्रीन और लिविंगस्टन को छोड़े, जो सेमी सेमी ओवर सेमी प्राइज्ड या फिर 10 के ऊपर, तो आपको कौन लगता है कि वो कौन जा सकता है? मैं अपने जवाब इस सब में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देते ही आ रहा हूँ हर एक एपिसोड में। तो लविश, तुम बताओ सबसे महंगा कौन जा सकता है ग्रीन और लिविंगस्टन को छोड़ के? जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ जा सकता है, और बाकी नाम कोई मेरे को ज्यादा याद नहीं आ रहे, बट मैंने जेमी स्मिथ तो शुरू से सोचा हुआ था, क्योंकि ये डिमांड में आएगा। विकेट कीपर भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली को भी विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। पंजाब भी पीछे जाएगी, वो भी जाएगी, पर पंजाब तभी जाएगी जब पॉन्टिंग कन्विंस होगा। बाकी हाँ, एक सरंगा के ऊपर शायद जा सकते हैं, सादा,
स्पिन डिपार्टमेंट की जरूरत बहुत होगी। ऐसा हाँ सरंगा सीएसके में भी जा सकता है। डेविड मिलर, उस पे टीम्स जा सकती है, एक अच्छा खासा फिनिशर का रोल अदा करेगा वो टीम में। सेकेंडली मैं कहूँ डेविड मिलर के बाद वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर पे जाएगी टीम्स, उस बंदे में पोटेंशियल्स है। एंड तीसरा शायद बड़ा नाम तुमको शायद थोड़ा शॉक लगे, बट दैट वुड बी रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई बहुत अच्छे कैलिबर का स्पिनर है एंड वो ऑक्शन में आ रहा है। इसमें शॉकिंग तो क्या है पता है कि ये कुछ शॉकिंग नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि सेम रीजन मेरा वही है कि ओवरसीज डोमिनेटेड ऑप्शन में इंडियंस आपको रेयरली कैप्ड इंडियंस मिल रहे हैं, जिसमें भी रवि यस, बिश्नोई इज वन ऑफ द मेन स्पिनर्स, राहुल चहर है उनके अलावा कोई नामचीन स्पिनर अगर कोई करण शर्मा को छोड़े तो कोई नहीं है। तो कोई नहीं है, कोई नहीं ये है, एक्सपेक्टेड नाम है टू बी ऑनेस्ट। एक्सपेक्टेड नाम है। यस, और रचिन रविंद्र तो मैंने कहा ही कि रचिन रविंद्र भी हाई जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन तुम माइक ऑन ही रखना कि अन मोस्टली ऐसा नाम जो सब चाहते हैं कि ये सोल्ड होगा ही होगा लेकिन वो अनसोल्ड जाएगा शॉकिंगली, ऐसा कौन? डेवॉन कॉनवे, डेवॉन कॉनवे अनसोल्ड जा सकते हैं। एंड दूसरा अगर मैं कोई शॉकिंग नाम बताऊं कि जो अनसोल्ड जा सकते हैं, आई वुड से मे बी डेरियल मिचेल। रविश तुम्हारे हिसाब से कौन कोई शॉकिंग नाम अनसोल्ड जा सकता है? टू बी ऑनेस्ट, वो प्लेयर तो मेरे को भाई पसंद है, बट शायद कि वेंकटेश अय्यर अनसोल्ड जा सकता है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम हो गया, इसे बड़ा नाम कह सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी, जैसे कि मैंने वो ग्रुप की बात की, सीएसके मैनेजमेंट में से किसी ने वेंकटेश अय्यर को सैयद मुश्ताक अली ने बोला है कि आप फिफ्थ या सिक्स नंबर पे जाइए, हमें देखना है कि आप एज अ फिनिशर क्या कर सकते हैं। तो ये एक मेरे को लगता है कि ये पॉसिबल है कि हो सकता है ये चीज इसके ऊपर। खैर एक और इसको बड़ा नाम मैं बताऊं तो शायद हाँ, से क्विंटन डिकॉक। उन्होंने वैसे भी अचानक से रजिस्टर किया है वापस। अब हम्म, कौन उनको बोला है कि आप आ जाइए? टू बी ऑनेस्ट कल का स्कोर देखने के बाद आई फील के मे बी जाएंगे मे बी नहीं जाएंगे। इट्स लाइक डिबेटेबल है, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कैन गो बैक फॉर हिम वंस अगेन, ऐसा मेरे को लग बट रहा है। एलएसजी का ओपनिंग शॉट है एंड मुझे लगता है एलएसजी 3 साल तक अपना लेकिन ओपनिंग नहीं छेड़नी चाहिए। बैकअप्स तो चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। मैंने एक एपिसोड में ऐसा बोला था कि गुजरात टाइटंस कैन गो फॉर डिकॉक फॉर बटलर्स बैकअप, क्योंकि अब वो ऑलरेडी रिटायर हो गए तो उनके पास कुछ है नहीं। बटलर इज अ कैप्टन प्लस करंट प्लेयर, तो उसके बैकअप में अगर डिकॉक रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वन प्लेयर जो एक मिड वॉर अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो बेसिक नाम है वो नहीं। मैंने अपने उसमें बोला था कि जो जॉनी बेयरस्टो ही कैन अट्रैक्ट अ मिड वॉर बिकॉज दो टीम्स जो है केकेआर एंड डीसी, इनके पास प्रॉपर ओपनर्स नहीं है। अगर जेनी स्मिथ केकेआर में नहीं जाता है तो ये मिड वॉर हो सकती है बिटवीन डीसी एंड केकेआर। तो कौन ऐसा आपको लगता है जो मिड वॉर अट्रैक्ट करेगा विश? एक तो बेयरस्टोई, दूसरा जेमी स्मिथ, और एक वनिंदु असरंगा भी। अगर कोई मिड वॉर वेदर अट्रैक्ट करे तो मुझे लग रहा है कि वो होगा जेक फ्रेजर, एज यूजुअल। दिस इज वेरी लाइक नॉर्मल चीज। दूसरा मुझे लग रहा है यार, नॉर्किया या पथिराना में से कोई बड़ी प्राइस ले सकता है, बिकॉज पथिराना का पिछला मतीराना सीजन का खराब तो गया है। आई थिंक केकेआर वालों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है कि मतीराना इज कमिंग टू केकेआर, सो यस, बट उस पे उसका बिड वॉर होगा। एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है पथिराना एंड नॉर्किया के बीच में अच्छा खासा बिड वॉर हो सकता है। इसके बाद लास्ट दो क्वेश्चंस ये मैंने अभी एक ऐड किया है कि इस साल जितनी भी ट्रेड्स हुई उसमें से सबसे शॉकिंग आपके हिसाब से कौन सी ट्रेड थी? इसमें मैं अपना जवाब दे दूं कि डोनोवन फरेरा और नीतीश राणा की जो ट्रेड हुई, आई पर्सनली फील डोनोवन फरेरा, जो मैंने डेविड मलान की बात की, वैसे टाइप के प्लेयर हैं, बॉलिंग से भी कभी कभी मैच जिता देते हैं। कल एक उन्होंने विकेट ली थी, आई थिंक शिवम दुबे की विकेट ली उन्होंने कल। तो बॉलर पार्ट टाइम बॉलर है लेकिन अच्छी अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं और फॉर्म में है टू बी ऑनेस्ट। 100 में उन्होंने अच्छा किया है मेरे हिसाब से। आई थिंक ओवल इनविंसिबल्स में से खेलते हैं वो, तो उसमें उन्होंने अच्छा किया था। उसके बाद एज अ बैटर तो उनकी कोई बात कोई है ही नहीं। नीतीश राणा करंटली वापस फॉर्म में आए विद दिल्ली प्रीमियर लीग, तो ये अभी
आई थिंक मोस्टली थर्ड या फोर्थ पे रहेंगे फॉर डीसी, बिकॉज अभिषेक पोरेल और उनके साथ जो ओपनर आएंगे वो ओपनिंग करेंगे, तो थर्ड पे या फोर्थ पे नीतीश राणा को ये लोग प्लेस कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से शॉकिंग ट्रेड कौन सी थी मंत्रा? मैं बताऊं तो जडेजा और संजू, इट वाज रियली शॉकिंग, बिकॉज जडेजा को हम नेक्स्ट कैप्टन देख रहे थे धोनी के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, और चलो कोई बात नहीं, वो बीच में उनका फेज रहा, फिर ऋतुराज को दे दी, बट जडेजा वाज वेरी गुड, लाइक ही इज काइंड ऑफ सेकंड फेस ऑफ सीएसके यार, आफ्टर सुरेश रायना एंड ऑल। सो करंटली तो सेकंड फेस थे सीएसके का। एंड संजू सैमसन इज द फेस ऑफ राजस्थान रॉयल्स। पिछले 3 साल में जो भी राजस्थान रॉयल्स ने अचीव किया है उसके अंदर 60% हाथ संजू सैमसन का है, तो वो एक चीज मेरे को थोड़ी शॉकिंग लगी। एंड मैं बीच में थोड़ा पुराना क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बट आई थिंक सो जो अनसोल्ड प्लेयर की बात हो रही थी उसमें मुझे लगता है पृथ्वी शॉ भी जा सकते हैं। उसमें तो वो भी शॉक नहीं होंगे कि वो अनसोल्ड जा रहे हैं, तो वी कैन से दैट नेम। जी, लविश आपके डॉनवन फरेरा से तो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बात से मैं अग्री करूंगा, नीतीश राणा एंड फरेरा वाला ट्रेड तो। डोनोवन फरेरा और गेराल्ड कोट्सिया, ये दोनों नाम ऐसे हैं जो मैंने ऐसे 20 में इतना इनको देखा है। जब कोट्सिया वाज सिलेक्टेड फॉर 2023 वर्ल्ड कप, मैंने खास स्टोरी डाली थी कि इस बॉलर पे आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ अलग ही निकलेगा। सेम फॉर फरेरा, फरेरा को उतने चांस मिले भी हैं फॉर साउथ अफ्रीका और नहीं भी मिले हैं, लाइक ट्रेविस जितने अगर उनको अब मिलते हैं, शुरू होते हैं, तो आई वुड बी पर्सनल हैप्पी। लविश आपके हिसाब से कौन सी ट्रेड डील शॉकिंग थी? भाई पहले तो राजस्थान ने तो मैं सीधा ही बोला था कि हमें लूट लो। राजस्थान की तो मेरे को कोई भी ट्रेड डील अच्छी नहीं लगी। कि संजू सैमसन की सबको पता है कि इंटरनेशनल में जो परफॉर्म अभी करना चालू हुआ है, और अगर वो परफॉर्म करे ना करे, सबको पता है कि वो आईपीएल में परफॉर्म करता ही करता है। तो आपने संजू को छोड़ के जडेजा को ले लिया है। जडेजा का पता भी नहीं है कि कितने साल अभी खेलेगा। साथ में आपने लिया सैम करन, सैम तो चलो शायद रिलीज भी हो जाए कुछ सीजन के बाद। और साथ में नीतीश राणा को भी छोड़ दिया फरेरा के लिए। नीतीश राणा ने खराब तो कुछ नहीं किया था यार राजस्थान के लिए। और बाकी एक मुंबई और उसका शार्दुल का ट्रेड, वो भी था कि जो बंदा इतने साल से अर्जुन एक सीट तेंदुलकर। ऑक्युपाई करके बैठा था, एक बंदे ने सीट ऑक्युपाई की थी, मैं हैरान हो गया भाई, इसको जाने क्यों दे दिया अब। अर्जुन तेंदुलकर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हाँ अभी जी। मैं शॉक हो गया, मैं बोला शार्दुल कौन सी सीट अक्वायर करके बैठा है। चीज चीज यही है कि अर्जुन अभी शायद एलएसजी में उनको कोई प्रोमिनेंट रोल में वो लोग देख रहे नहीं, हो, अब सो डेब्यू होगा, उसको डेब्यू खिलाएंगे, हो गया वैसे भी उसको यहाँ पे चांस। 2023 नहीं में नहीं, डेब्यू हो गया था ऑलरेडी, डेब्यू तो एलएसजी से मुंबई की डेब्यू तरफ से हो हो गया है, पर जो परफॉर्मेंस एज ए बॉलर खेलनी चाहिए, वो तो उसको यानी कि चांस दे नहीं रहे ना कि लगातार उसको खिलाएं। वो तो नहीं रसल हो ने रहा 2 ना छक्के मुंबई में। मार दिए थे, पापा ने ऊपर बुला रस लिया तुरंत ही। भाई रसल छोड़, सैम करन ने भी छोड़ा है उसको, तो वो सैम याद करन है ने अभी दो के दिन रन मार दिए थे। 2 छक्के मार दिए थे, उससे आधी ओवर पे ऊपर चला गया वो। भाई सैम करन ने या तो कुछ। अच्छा ही नचाया था अर्जुन तेंदुलकर को। बाकी ट्रेड तो वो मेरे हिसाब से तो वर्थ ट्रेड नहीं है कि आप शार्दुल ऑलराउंडर जाने दे रहे हो अर्जुन तेंदुलकर के लिए। ऑल्सो और जस्ट जबकि फॉर एलएसजी एन का फास्ट बॉलिंग इंफॉर्मेशन बहुत वीक है। Just for an information, this is the last time we are saying RCB because इसके बाद हमें नया नाम देखना पड़ेगा because new owners आएंगे इसलिए। So this is the जहां तक last मेरे को पता है कि आरसीबी का इनिशियल सेम ही रहेगा, बस नाम चेंज हो सकता है, इनिशियल जो नहीं, आरसीबी है वो वही RCB रहेगा। उसमें बी सेम रहेगा, RC निकल जाएगा। So personally, I feel if Hombale Films comes in for the main as main owners, I expect them कि आप लोग रवि बसरू और अनिरुद्ध से कोई एक नया गाना बनवाइए, बिकॉज आपके गाने हमेशा अच्छे रहते हैं, तो प्लीज मेक दिस हैपन। सो लास्ट क्वेश्चन आज का हम रखते हैं जो है कि एक ऐसा प्लेयर जो इन्फ्लेटेड प्राइस पे जाएगा, जैसा कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, डेरिल मिचेल इन सीएसके, 10 के ऊपर नहीं, 10 तक ठीक था। या फिर बोले काइल जेमिसन इन आरसीबी, या फिर बोले जाय रिचर्डसन इन पीबीकेएस, ये क्रिस इन्फ्लेटेड। मॉरिस ऑल्सो, क्रिस मॉरिस इन राजस्थान तो रॉयल्स। क्रिस मॉरिस वाज एन अलग केस स्टडी क्योंकि उन्होंने 2020 दिस लेट ज्वाइन किया था फ्रॉम आरसीबी, 2021 में एक हाइप लेके आए थे, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज है, तो इन्फ्लेटेड प्राइस पे इस ऑप्शन में कौन जा सकता है लविश भाई? भाई कैमरन ग्रीन हाई प्राइस तो जाएगा, वो मैं कह रहा हूँ। पर अगर ये
ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दे वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा फिर। अगर कैमरन ग्रीन और लियाम लिविंगस्टन को छोड़े तो कौन इन्फ्लेटेड प्राइस पे जा सकता है? नहीं, कैमरन ग्रीन मैंने अभी बोल तो दिया कि कैमरन ग्रीन चाहेगा 20 के ऊपर तो वो चला जाएगा, यानी कि इतना तो सोचा हुआ है। पर अगर ऋषभ पंत का प्राइस टूटता है वो कुछ ज्यादा ही ओवर रेट हो जाएगा। अगर मैं बताऊं तुम्हारे तो हिसाब से? आई फील कि ये सेम वही नाम मैं लेना चाहूंगा, बट जेक फ्रेजर जाएगा इन्फ्लेटेड पे, क्योंकि हो सकता है यार कि बिग बैश अभी 14 से स्टार्ट हो रहा है, शुरू शुरू के मैचेस में वो उसका वही तगड़ा वाला परफॉर्मेंस दे दे तो 26 तक हो जाएगा आई गेस, वो बहुत तगड़े प्राइस में। दूसरा मुझे लगता है जो ज्यादा प्राइस पे जाएगा वो जॉनी बेयरस्टो। आई नो जॉनी बेयरस्टो इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही डिजर्व्स 8 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, ओके। बिकॉज उसका भी ऐसा है कि वो 14 मैचेस में से तुमको 4-5 मैच एक साइडेड एक तरफा जिता के देगा, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। वो इंग्लैंड के लिए भी वो दिक्कत आती थी। तो अगर उस पे टीम 12-15 करोड़ आसपास गई तो दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज तुम लायम लिविंगस्टन और कैमरन ग्रीन दो टीम में ही जा सकते हैं ना मैक्सिमम, तो बाकी टीम्स तो जाएगी किसी ना किसी पे। सो हाँ, ये एक चीज मुझे लगती है। So I think this is it from this episode. I am personally free now. जो मेरे एक एक घंटे एडिटिंग के जाते थे इसके साथ खत्म होंगे। तो आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स चाहूंगा मैं फॉर दिस पर्टिकुलर शो। पहले लविश भाई आप बताइए, फिर मंत्रा भाई आप बताइए। कुछ नहीं भाई, अब 18 साल बाद इन्हें कप मिल गया तो 19वें साल में हमें कप मिल जाए बस, उसकी उसकी यही बात है। नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आप अपना प्रमोशन नहीं, मैं अपने प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। मेरा प्रमोशन कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बुरा लगा इस शो पे? नहीं नहीं, अच्छा ही लगा भाई, बुरा कुछ नहीं लगा मेरे को। अरे बुरी मेरे को कोई चीज लगी नहीं तो मैं बोलूँ भी क्यों। सारा पॉडकास्ट मेरे को अच्छा ही है, कोई इतनी मेरे को वैसे क्वेश्चंस भी नहीं, वैसे कोई बात भी नहीं, अच्छा गया सर। तो अंतरा तुम बताओ क्या अच्छा लगा, सबसे क्या ज्यादा बुरा? अच्छा मुझे तेरा नाम लगा, हेड ऑफ एबी डिविलियर्स एफसी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सच अ ग्रेट सीएसके एंड एमएस नहीं धोनी नहीं, फैन। मैंने हर एपिसोड में एक ऐसा नाम रखा है जो सबसे अंडररेटेड या फिर सबसे अच्छा प्लेयर हो सकता है, राजस्थान वाला उसमें मैंने हेड ऑफ देखा था, एबी जेम्स फॉकनर। डिविलियर्स एफसी। सीएसके में मैंने डग बॉलिंजर रखा है। सो और अपना पॉडकास्ट एकदम स्मूथली गया है, कोई दिक्कतें आई नहीं है। सारे क्वेश्चंस लाइक अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे तुमने, तो वो चीज़ काफ़ी स्मूथली गई है। ऐसा है नहीं कि बीच बीच में कहीं पे इंटरप्शन आया हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये बात आई। बुरी कोई बात लगी नहीं है, क्योंकि चीज़ क्या है, हम ग्रो कर रहे हैं। सो एज इन ग्रोइंग फेज में इतने अच्छे मुकाम पे सब चीज़ें कैरी आउट करना वो बहुत अच्छी बात है। सो आई फील, एंड मैं तो पोस्ट ऑप्शन में भी जुड़ूंगा एंड आगे भी एनालाइज करेंगे चीज़ों को, मज़ा आएगा। मैं लवीश भाई भी आएंगे पंजाब की ओर से। एंड रही बात आप जो कह रहे थे 18 साल वाली, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि अगर श्रेयस अय्यर आने वाले 5 साल तक भी कप्तान रहा तो एक नहीं 2 ट्रॉफी आएगी पंजाब में, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी सही में अच्छी है। वेरी गुड गोकुल चांद सोसाइटी मूवमेंट हियर, दुश्मनों के बीच में। सो आई फील लाइक चालू पांडे हियर कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पूरे ट्रॉफी फियास्को में, क्योंकि मैं 5 लेके बैठा हूँ ऑलरेडी और अगले साल 6 भी आएगी। ये चैलेंज नहीं है, ये रहमान नकेत जैसा है कि कॉन्फिडेंस है। दिस इज नॉट अ चैलेंज, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो मे बी धुरंधर हैज ओवर हाइप्ड मी, आई डोंट नो। लेकिन ये मेरा एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरी तरफ से रहेगा कि वी आर कमिंग फॉर द सिक्स्थ दिस टाइम। सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, बस लक साथ में दे दे। और एक जो 45 ईयर ओल्ड का बच्चा है, अगर वो रिटायर हो जाता है तो आई वुड बी सुपर। तो दिस इसने इज जब एक्चुअली इट। इसने बोला ना, लवीश ने, कि तूने बोला ना बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए, तब उसने बोला हाँ सीएसके भी है, मैंने बोला हाँ वहां तो 10 नंबर तक बैटिंग है, विकेट कीपर आते हैं 10 9 पे। आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर में भी बैटिंग होनी चाहिए अब, बिकॉज ही शुड प्ले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। उर्विल फर्स्ट उर्विल इम्पैक्ट अच्छा प्लेयर, खासा विकेट कीप कर पाएगा। फर्स्ट नहीं, संजू सैमसन है तो क्या उर्विल अरे भगेगा? सॉरी संजू सैमसन सैमसन भूल को गया तो मैं। बट उसके स्टिल आई लिए एम एक अनश्योर उसको अबाउट हिज लिया है। पोजीशन, कहाँ पे बैटिंग करेगा वो। मैंने तो नंबर 3 बोला है क्योंकि आई वांट ऋतुराज टू ओपन विथ आयुष मात्रे, बिकॉज ऋतुराज एज एन ओपनर इज डिफरेंट। तो ये आई थिंक दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड इन प्री ऑक्शन एपिसोड। आई नो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन दिस वाज द लास्ट एपिसोड तो एक्सपेक्टेड था कि यही होगा।
आई ट्राई टू प्रॉमिस के लेकिन पोस्ट ऑप्शन जब भी होता है, आई प्रॉमिस कि वो हम अंडर 30 मिनट्स रखेंगे उस चीज को। तो दिस इज फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज गिव मी सम रियली गुड व्यूज ताकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए और मुझे एडिटिंग से ही ना कमाना पड़े और इधर से ही कमाना चालू करूँ मैं। तो प्लीज डू दैट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस। बाय बाय।